जोसेफ स्टालिन अक्टूबर क्रांति के विरुद्ध संगठित ब्यूरोक्रेटिक प्रतिक्रांति के प्रमुख खलनायकों में से एक, जिसने कॉमिंटर्न और सोवियत संघ को दिवालिया करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जल्लाद, जिसने विश्व समाजवादी क्रांति का गला ही घोट दिया। आइए जानते हैं कौन था जोसेफ स्टालिन और कैसे उसने सर्वहारा क्रांति और अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन को बिखराव और विनाश के कगार पर धकेल दिया। परिप्रेक्ष्य के मौजूदा अंक में यानी आज हम चर्चा करेंगे जोसेफ स्टालिन अक्टूबर क्रांति के विरुद्ध प्रतिक्रांति का अगुआ। ये जोसेफ स्टालिन था जिसने न सिर्फ सोवियत रूस के भीतर, सोवियत संघ के भीतर क्रांति का सर्वनाश किया, बल्कि दुनिया भर में सर्वहारा क्रांतियों को सूली पर टांग दिया। 1902 में स्टालिन ने एक मेंशेविक के बतौर अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। दिसंबर 23, 1925 को पार्टी के अखबार ज़ारिया वोस्टोका में, जो स्टालिनवादियों के ही नियंत्रण में निकलता था, उसने 1903 की एक पुलिस रिपोर्ट प्रकाशित की थी। हालांकि स्टालिनवादी हमारे इस रहस्य उद्घाटन को सुनकर हैरान रह जाएंगे। 1903 की एक पुलिस रिपोर्ट जो है स्टालिनवादियों के अखबार ने 1925 में प्रकाशित की थी। दिसंबर 23, 1925 के अंक में यह प्रकाशित हुई थी। जिस पुलिस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था उसमें यह लिखा था, अपने एजेंटों के माध्यम से हासिल हालिया रिपोर्ट के मुताबिक युगशविली स्टालिन संगठन में सोसो और कोबा के नाम से जाना जाता था। 1902 से वह सामाजिक जनवादी संगठन में पहले एक मेंशेविक और फिर एक बोल्शेविक के बतौर रेलवे क्षेत्र में सक्रिय रहा। यहां हम स्टालिन को लांछित नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां यह बात हमें दिमाग में रखनी होगी कि स्टालिनवादियों का यह दावा कि स्टालिन शुरू से बोल्शेविक पार्टी में था या लेनिन के साथ था शुरू से, यह पूरी तरह से यह रिपोर्ट जो है इसे झुठला देती है, यह पुलिस रिपोर्ट। और यह पुलिस रिपोर्ट स्टालिनवादियों ने खुद अपने अखबार में छापी थी 1925 में आधिकारिक रूप से। तो इस रिपोर्ट का एक बड़ा पुख्ता आधार है पुलिस रिपोर्ट का। स्टालिनवादियों ने इसे अनुमोदित किया और 1925 में स्टालिन ने भी इससे इनकार नहीं किया कि स्टालिन ने अपना राजनीतिक कैरियर जो है वो एक बोल्शेविक नहीं बल्कि एक मेंशेविक के तौर पर रेलवे यार्ड में शुरू किया था। स्टालिन के जीवन से जुड़ी हुई दूसरी जो महत्वपूर्ण परिघटना है उसका हम यह जिक्र कर देंगे, हालांकि वो आगे उसके वयस्क जीवन में आती है, उसके शुरुआती जीवन में नहीं आती, और लेकिन उसका महत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए स्टालिन के जीवन पर चर्चा करते हुए हम उसे पहले ले लेते हैं। 1916 में स्टालिन के साथी स्टेपन शाउम्यान ने एक खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि स्टालिन ज़ारशाही की खुफिया पुलिस ओखराना का सदस्य था। स्टेपन शाउम्यान ने अपनी किताब में इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि स्टालिन जो है वो ज़ारशाही की खुफिया पुलिस ओखराना के साथ जुड़ा हुआ था। स्टालिन की निजी सचिव, उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी ओल्गा शातुनोव्स्काया, उन्होंने भी बताया कि यह बात कि स्टालिन ओखराना पुलिस के साथ जुड़ा हुआ था, उसके लिए काम करता था, ये बात
बोल्शेविक पार्टी के कई बड़े बोल्शेविक नेताओं को अच्छी तरह पता थी, जिनमें स्टानिस्लाव कोसियोट और लोना याकेर जैसे नेता भी शामिल थे, जो उस समय बोल्शेविक पार्टी के बड़े नेता थे। उन दोनों नेताओं को यह बात मालूम थी, स्टालिन के निजी सचिव के अलावा और स्टेपन शाहुम्यान के अलावा, कि स्टालिन जो है, और ये स्टेपन शाहुम्यान मैं आपको बता दूं कि स्टालिन के बहुत लंबे समय के मित्र थे जिन्होंने खुलासा किया। तो ये तमाम नेता जो है ये जानते थे कि स्टालिन जो है वो ओखराना पुलिस के साथ जुड़ा हुआ है। बाद में डोमेंट्री वडाचकोरी ने अपने मेमोर्स में, अपनी स्मृति में लिखा कि ओखराना पुलिस ने स्टालिन को फरार होने के लिए पुलिस बैज दिया हुआ था। पुलिस हिरासत से स्टालिन के 6 बार रहस्यमयी ढंग से फरार होने का यह कारण था। और ये जो 6 बार स्टालिन की फरारी है पुलिस की हिरासत से साइबेरिया और दूसरी जगहों पर, उसका ये पुख्ता प्रमाण है। स्टालिन ने बाद में ये कहा कि उसे नकली पासपोर्ट जो है वो पार्टी ने बनाकर दिया था, कि उसने पार्टी के छापेखाने में नकली पासपोर्ट बनवाया था जिस पर वो वहां से भागा था। लेकिन ये पूरी तरह झूठ था, क्योंकि ये नकली पासपोर्ट बनाने का जो कारखाना पार्टी के पास था वो सिर्फ पेट्रोग्रेड में था और कहीं नहीं था। उस समय सेंट पीटर्सबर्ग उसका नाम हुआ करता था। तो सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग में पार्टी के पास ऐसा छापाखाना था जिसमें पासपोर्ट जो है तैयार होता था, नकली पासपोर्ट तैयार होता था। तो पीटर्सबर्ग से कभी कोई पासपोर्ट जो है स्टालिन के लिए नहीं बना था, नकली पासपोर्ट। तो और कहीं पार्टी के पास ये सुविधा नहीं थी कि वो नकली पासपोर्ट बनाए। तो स्टालिन का यह दावा कि नकली पासपोर्ट उसे पार्टी की तरफ से मिला था पूरी तरह से गलत था। और ये जो डोमेंटी वडाचकोरी कह रहे हैं कि खुफिया पुलिस ने उसे पासपोर्ट दिया हुआ था, उसे बैज दिया हुआ था, तो ये पूरी तरह से सही था। असल में पार्टी की सेंट्रल कमेटी में, पार्टी की केंद्रीय समिति में ओखराना पुलिस के 2 एजेंट थे। जो ओखराना पुलिस का रिकॉर्ड था उसके हिसाब से ओखराना पुलिस के 2 एजेंट बोल्शेविक पार्टी की सेंट्रल कमेटी में थे, जिसमें से एक था मेलिनोवस्की, जिसे मेंशेविक नेता दान के रहस्योद्घाटन पर, उनके एक्सपोजर पर पकड़ा गया था। पहले लेनिन को विश्वास नहीं हुआ था कि मेलिनोवस्की जो है वो पुलिस का आदमी हो सकता है, खुफिया पुलिस का, क्योंकि मेलिनोवस्की जो है वो लेनिन के काफी करीब भी था और शीर्ष नेताओं में से एक था पार्टी के। पीटर्सबर्ग से पार्टी का सांसद भी था वो। तो मेलिनोवस्की का भेद खोल दिया था दान ने। पहले मैंने जैसा आपको बताया कि लेनिन को विश्वास नहीं हुआ कि मेलिनोवस्की हो सकता है। और दूसरा जो एजेंट था उसका नाम कोबा करके दर्ज था खुफिया पुलिस के रिकॉर्ड में। लेकिन ये कोबा कौन था ये पार्टी में सब भूल चुके थे और इसलिए स्टालिन अंत तक बचा रहा। लेकिन हम आपको बताएंगे कि बाद में जब स्टालिन के शासनकाल में मॉस्को पुलिस का चीफ था और पार्टी की केंद्रीय समिति का नेता था, उसके हाथ में यह फाइल जो है आई थी और इसलिए उसका मर्डर करा दिया था स्टालिन ने। उस पर हम बाद में आएंगे। अभी हम पहले स्टालिन की जीवन कथा पर शुरू से जो है हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, उस पर विचार करते हैं। तो स्टालिन जो है वो पार्टी के दक्षिणपंथी धड़े में था और इस दक्षिणपंथी धड़े में, पार्टी के इस दक्षिणपंथी धड़े में हम देखेंगे कि किस तरह से शुरू से आखिर तक वो पार्टी के इस दक्षिणपंथी धड़े से जुड़ा रहा। एक छोटे से ब्रीफ पीरियड के अलावा जिसमें वो कामेनेव और जिनोवेव के साथ आया था, उसके अलावा वो लगातार पार्टी के दक्षिणपंथी धड़े के साथ जो है बंधा रहा। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि 1902 से लेकर, जब से स्टालिन जो है रेलवे वर्कर्स के बीच में काम करता है, और 1907 तक, तिफलिस बैंक डकैती तक,
स्टालिन वास्तव में कर क्या रहा था? तो अगर आप 1902 से 1907 के बीच के स्टालिन की गतिविधियों पर नजर डालेंगे तो ये लगभग शून्य है। इसके बीच में स्टालिन का कोई महत्वपूर्ण योगदान पार्टी में नहीं है। महत्वपूर्ण योगदान तो उसका कहीं भी नहीं है। आप देखेंगे अंत तक भी वो पार्टी के किसी भी तरह के विवादों में, किसी भी तरह के वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धांतिक विवादों में कहीं भी स्टालिन शामिल नहीं है, स्टालिन हिस्सा नहीं लेता। तो 1902 से 1907 की बात हम कर रहे हैं। 1902 से 1907 के काल में, इस पीरियड में स्टालिन कहीं भी नहीं है, उसकी गतिविधियां शून्य हैं। 1907 में 26 जून 1907 को जो तिफलिस में बैंक डकैती होती है पार्टी की तरफ से, जिसे पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, जिस डकैती में पार्टी के शीर्ष नेता जो हैं वे शामिल हैं, उस डकैती को ऑर्गेनाइज करने का जो काम है वो कामो नाम के पार्टी सदस्य को दिया जाता है। और उस कामो जो है ये स्टालिन के नियंत्रण में है। तो स्टालिन सीधे इस बैंक डकैती में हिस्सा लेता है, लेकिन सीधे हिस्सा लेने का मतलब ये नहीं कि स्टालिन इसमें शामिल है। स्टालिन एक पेड़ के पीछे छुपकर इस बैंक डकैती को जो है देखता है। उस बैंक डकैती में जो स्टालिन का हिस्सा है वो इतना है कि वो पेड़ के पीछे छुपकर जो है इस बैंक डकैती पर नजर रखता है। और बड़े मजे की बात यह है कि जब इस बैंक डकैती के बारे में जब बाद में जो है स्टालिन ने अपनी बायोग्राफी लिखी, और आपको बता दें कि इस बैंक डकैती में, तिफलिस की इस बैंक डकैती में 40 लोग मारे गए थे और 50 लोग जो है घायल हुए थे। 2,41,000 रूबल जो हैं वो लूटे गए थे। बहुत बड़ी बैंक डकैती थी जिससे पार्टी को फंड किया जाना था। हालांकि पार्टी को इसका बड़ा फायदा नहीं हुआ और बाद में पार्टी ने इसको जो है इस बैंक डकैती को जो है इसकी निंदा भी की थी। लियोन ट्रॉट्स्की इसके शुरू से खिलाफ था, किसी भी तरह की लूटपाट के। तो ये बैंक डकैती जो पार्टी ने की थी, इसको जब सत्ता लेने के बाद स्टालिन ने अपनी बायोग्राफी लिखवाई तो उस बायोग्राफी से स्टालिन ने इस बैंक डकैती को बाहर कर दिया। ये जो तिफलिस की बैंक डकैती है इसका जिक्र तक नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टालिन के पूरे जीवन काल में अगर स्टालिन ने पार्टी के लिए, क्रांति के लिए कोई महत्वपूर्ण काम किया था तो तिफलिस की इस बैंक डकैती में स्टालिन की हिस्सेदारी थी। लेकिन स्टालिन ने अपनी बायोग्राफी लिखते हुए इस बैंक डकैती को, पार्टी के लिए इस कंट्रीब्यूशन को शर्मनाक समझा, इस हिस्सेदारी को शर्मनाक समझा और इसे जो है अपनी बायोग्राफी से, जिसे उसने 30 के दशक में प्रकाशित कराया, उससे इस तिफलिस बैंक डकैती को पूरी तरह से हटा दिया। आधिकारिक बायोग्राफी स्टालिन की, इसके अलावा 1902 से 1907 तक के इस पूरे काल को, इस पूरे पीरियड को, इसमें कुछ भी नहीं दिखाती है। यह लगभग स्टालिन का शून्य काल है जिसमें स्टालिन कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं करता और तिफलिस की बैंक डकैती को इसमें से हटा दिया जाता है। आगे उसकी जो आधिकारिक बायोग्राफी है जो स्टालिन के काल में प्रकाशित हुई, वो सिर्फ इतना लिखती है उसके बाद के काल के बारे में कि 1913 से 1917 तक स्टालिन तुरुखांस जेल में बंद था। सिर्फ एक लाइन लिखती है आधिकारिक बायोग्राफी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण काल था, मैं आपको बता दूं। और इसकी तायद करते हुए प्रावदा का जो जुबली अंक है 21 दिसंबर 1929 को जो प्रकाशित हुआ, उसमें भी यही लिखा गया था कि स्टालिन 1913, 1914, 1915, 1916 के वर्षों में तुरुखांस्क जेल में उसने अपना जो है समय बिताया। तो इस समय ये सबसे महत्वपूर्ण समय था रूसी क्रांति का, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के इर्द गिर्द सबसे बड़ी बहस हो रही थी और पार्टी के जो नेता साइबेरिया में निर्वासित थे या जेलों में बंद थे, वे इस बहस में बड़ा सक्रिय हिस्सा ले रहे थे। जो विदेशों में थे वे भी, जो रूस की जेलों में बंद थे, साइबेरिया में निर्वासित थे, वे भी, तमाम नेता इस बहस में
लगातार हिस्सा ले रहे थे और ये बहस जो नेशनल शोविनिज्म के खिलाफ, राष्ट्रीय अंधराष्ट्रवाद के खिलाफ बहस थी, प्रथम विश्व युद्ध के की दहलीज पर यह बड़ी बहस चल रही थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय था, क्रांति पूर्व का समय था, 1913 से लेकर 1917 तक का, जिसमें पूरी पार्टी बहुत ही जोरदार तरीके से सक्रिय थी। इसमें फिर स्टालिन की भूमिका शून्य है और उसकी अपनी बायोग्राफी में सिर्फ ये लिखा है कि वो तुर्खांस जेल में बंद था। जहां जेल में बंद रहते उसने किसी भी तरह की सैद्धांतिक, वैचारिक, राजनीतिक बहस में, विवाद में कोई किसी तरह का कोई हिस्सा नहीं लिया। और स्टालिन और बुखारिन, जो उसका गुरु था स्टालिन का, बुखारिन, वो ये दोनों ही जो हैं ये पूरी तरह से पार्टी के दक्षिण पंथ में थे। 1917 की क्रांति, फरवरी 1917 की जब हम बात करते हैं, 1917 में फरवरी में रूसी क्रांति शुरू हुई, रूसी क्रांति खुली। फरवरी 1917 में सबसे पहले जो नेता रूस में लौटकर आए उनमें स्टालिन और कामेनेव थे। स्टालिन और कामेनेव ने आकर प्रावदा की कमान संभाली। प्रावदा जो पार्टी का मुखपत्र था, अखबार था, उसे संभाला और उसे संभालते ही उन्होंने प्रावदा की दिशा को तुरंत बदल दिया। उन्होंने प्रावदा में जो लेख छापने शुरू किए वे पूरी तरह से पूंजीवादी सरकार की हिमायत करते थे। तब तक प्रिंस लो की जगह केरेंस्की आ चुका था। जब तक स्टालिन वापस आया तो केरेंस्की की जो अस्थाई सरकार थी उसकी पूरी तरह से हिमायत करते थे। और स्टालिन के जो एडिटोरियल्स थे, स्टालिन के जो संपादकीय थे, वे मजदूरों, किसानों का, मेहनतकशों का आह्वान कर रहे थे, सैनिकों का आह्वान कर रहे थे कि वे अस्थाई सरकार के खिलाफ नहीं लड़ें बल्कि अस्थाई सरकार का समर्थन करें, अस्थाई पूंजीवादी सरकार का समर्थन करें। स्टालिन ने लिखा कि किसी भी सैनिक को यह हक नहीं है कि वो अपनी खंदक को छोड़कर, अपने मोर्चे को छोड़कर बिना सरकार की इजाजत के वहां से वापस जाए। तो फरवरी में स्टालिन क्या कर रहा था? स्टालिन फरवरी में पूंजीवादी सरकार को सीधी मदद के लिए आह्वान कर रहा था और प्रावदा अखबार को स्टालिन ने इस पूंजीवादी सरकार का, केरेंस्की की सरकार का व्हीकल बना दिया था। लेनिन इसके ठीक विपरीत स्विट्जरलैंड से प्रावदा को चिट्ठियां लिख रहा था। लेनिन को बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं थी स्विट्जरलैंड के अंदर बैठे हुए, लेकिन लेनिन को जितनी स्थिति स्पष्ट थी उसमें बिल्कुल सटीक तरीके से लेनिन जो है इस पूंजीवादी सरकार का विरोध कर रहा था, इसकी खिलाफत कर रहा था। और लेनिन ने स्विट्जरलैंड से 5 चिट्ठियां लिखी, एक के बाद एक। प्रावदा को 5 चिट्ठियां लिखी जिनको प्रावदा में प्रकाशित किया जाना था। लेनिन ने नीचे फुटनोट दिया जिसके नीचे लिखा कि मेरी चिट्ठी प्रावदा में प्रकाशित की जाए। लेकिन कामेनेव और स्टालिन ने मिलकर लेनिन की 4 चिट्ठियों को दबा दिया, क्योंकि लेनिन समाजवादी क्रांति का आह्वान कर रहा था। लेनिन केरेंस्की की सरकार को उलटने का आह्वान कर रहा था। तो लेनिन की 4 चिट्ठियों को, पहली 4 चिट्ठियों को कामेनेव और स्टालिन ने मिलकर दबा दिया, जिसमें मुख्य हाथ स्टालिन का ही था। स्टालिन संपादक था प्रावदा का, उसने प्रावदा में छापने से इनकार कर दिया उन्हें। 5वीं चिट्ठी जो लेनिन की छापी उसे भी काट छांट कर छाप दिया। उसके जो मुख्य हिस्से थे जिसमें सरकार पर हमला किया गया था उन्हें गायब कर दिया। चिट्ठी लगभग आधी कर दी लेनिन की और उसके नीचे भी एक फुटनोट डाल दिया कि ये विचार जो हैं लेनिन के अपने हैं, इसका पार्टी से या अखबार से कोई संबंध नहीं है। इस समय स्टालिन बोल्शेविक और मेंशेविक धड़ों के मिलान के लिए, उनके विलय के लिए जमीन तैयार कर रहा था। और यह प्रस्ताव पेट्रोग्रेड के अंदर पास भी कर दिया गया था। यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया था कि पार्टी के जो बोल्शेविक और मेंशेविक धड़े हैं उनका मिलान हो जाए। और यह इसलिए कि स्टालिन यह सोच रहा था कि बोल्शेविक जिस सरकार की बात कर रहे थे, जिस मजदूर किसान सरकार की बात कर रहे थे, वो मजदूर किसान सरकार जो है वो स्थापित हो चुकी है और अब इस सरकार के खिलाफ लड़ने का कोई औचित्य नहीं है।
और इसलिए मेंशेविक भी उस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, बोल्शेविक भी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए अब इन दोनों के अलग अलग धड़ों में रहने का, अलग अलग पार्टियों में रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो ये समझते हुए स्टालिन ने इस प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया कि बोल्शेविक और मेंशेविक धड़ों को जो एक दूसरे में मिला दिया जाए। लेनिन जब स्विट्जरलैंड से वापस लौटा और पेट्रोग्रेड स्टेशन पर लेनिन उतरा अपनी गाड़ी से, ट्रेन से, जिससे वो यूरोप से होते हुए, जर्मनी से होते हुए रूस पहुंचा था, एक मालगाड़ी से। तो लेनिन और उसके साथी उतरे। लेनिन ने जब ये तमाशा देखा कि वहां सरकारी लोग लेनिन के स्वागत में आए हुए हैं, उसकी आवभगत कर रहे हैं, तो लेनिन रेलवे स्टेशन पर ही लेनिन ने मेंशेविक और बोल्शेविक नेताओं को कोसना शुरू किया। रास्ते में 12 जगह उसने भाषण दिए और फिर सिटी हॉल में जाकर भाषण दिया। और सारे अपने तमाम भाषणों में लेनिन ने इन तमाम नेताओं की कड़ी आलोचना की, बहुत कड़ी आलोचना की, जो सरकार का समर्थन कर रहे थे। अगले दिन 3 और 4 अप्रैल को 2 दिन लेनिन ने पहले मेंशेविकों और फिर बोल्शेविकों की सभा में अपनी अप्रैल थीसिस पढ़ी, अप्रैल थीसिस का पाठ किया, जिस पर लेनिन का विरोध शुरू हुआ। और लेनिन का विरोध करने वालों में, अप्रैल थीसिस का विरोध करने वालों में स्टालिन, कामेनेव, जिनोवेव और टॉम्स्की जैसे जो शीर्ष नेता थे वो सब शामिल थे। जो बात मेंशेविक नेता खुलकर कह रहे थे वो बोल्शेविक नेता दबी जबान से कह रहे थे। वो कह रहे थे कि लेनिन शुरू से रूस से बाहर रहा, स्विट्जरलैंड में रहा और लेनिन का दिमाग खराब हो गया है। लेनिन को इस बात का नहीं पता है कि रूस के अंदर जो क्रांति है ये मजदूरों किसानों की क्रांति है। और फरवरी क्रांति की मैं बात कर रहा हूं, ये मजदूरों किसानों की क्रांति है। और ये जो सरकार सत्ता में आई है केरेंस्की की, ये मजदूरों किसानों की सरकार है। वे पूंजीवादी सरकार को मेंशेविक और बोल्शेविक नेता मजदूरों किसानों की सरकार बता रहे थे। और इन बोल्शेविक नेताओं में की अगली कतारों में था स्टालिन। लेनिन की अप्रैल थीसिस को विबोर्ग के मजदूरों का समर्थन मिला, जबरदस्त समर्थन मिला। और 3 और 4 अप्रैल की इस सभा के बाद, जिसमें लेनिन को बोल्शेविक और मेंशेविक नेताओं ने पूरी तरह से हूट किया, और यहां तक कि लेनिन ने यह कहा कि मैं पार्टी को छोड़ दूंगा लेकिन मैं सरकार का विरोध नहीं छोड़ूंगा। तो लेनिन जो हैं वे पेट्रोग्रेड के आउटस्कर्ट्स पर जाकर रहने लगे। और स्टालिन जो है, मौका परस्त स्टालिन ये देखता रहा कि हवा का रुख जो है वो किस तरफ जाता है। अगले 15-20 दिनों में विबोर्ग के मजदूरों को साथ लेकर लेनिन ने जबरदस्त संघर्ष किया, पार्टी के भीतर और बाहर। और लेनिन इस संघर्ष में विजयी हुए। लेनिन इस संघर्ष में जीत गए। पार्टी को वे अपनी तरफ मोल्ड करने में, अपनी तरफ झुकाने में कामयाब हुए। और लेनिन की जो नीति थी अप्रैल थीसिस में, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यह सरकार जो है केरेंस्की की सरकार मजदूर किसानों की सरकार नहीं है, बल्कि पूंजीवादी सरकार है और हमें इसका तख्ता उलटना है। यह क्रांति की सरकार नहीं है, प्रतिक्रांति की सरकार है, इसका तख्ता उल्टा जाना है। तो लेनिन की यह नीति विजयी रही। और इस बीच में स्टालिन पेट्रोग्रेड से भागकर इस संघर्ष से, इस बहस से, इस द्वंद्व से बचने के लिए मॉस्को चला गया। और 15-20 दिन स्टालिन जो है लगातार मॉस्को रहा। और जब लेनिन जीत गए, जब लेनिन की विजय हो गई, तब स्टालिन लौटकर आया और हमेशा की तरह उसने जीतने वाले की, यानी लेनिन की पूंछ पकड़ ली। यह स्टालिन का चरित्र है, जिसमें स्टालिन कहीं भी, आप शुरू से आखिर तक देखेंगे, स्टालिन कहीं भी किसी बहस में भाग नहीं लेता। उसकी काबिलियत भी नहीं है, उसके पास योग्यता भी नहीं है, वो किसी तरह की बहस में शामिल नहीं है। उसने कभी कोई महत्वपूर्ण लेख या किताब नहीं लिखी जिससे पार्टी की सैद्धांतिकी में किसी तरह का कोई इजाफा हुआ हो। आपको बता दें, एकमात्र
उसकी जो थीसिस है ऑन नेशनल क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रश्न पर, वो दरअसल स्टालिन ने नहीं बुखारिन ने लिखी थी। और क्योंकि पार्टी विशेष रूप से लेनिन उसे किसी कॉकेशियन के नाम से जो है प्रकाशित कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बुखारिन के साथ लेनिन की अनुशंसा पर स्टालिन को लगा दिया गया था और वो थीसिस स्टालिन के नाम से प्रकाशित हुई थी। लेकिन ये थीसिस पूरी तरह से बुखारिन की लिखी हुई थीसिस थी, जिसे पढ़कर ही पता चल जाता है कि उसमें जो सारी भाषा है, जो शैली है, वो बुखारिन की शैली है। और बीच बीच में जहां उस पर पैबंद लगाए गए हैं कहीं कहीं, वो स्टालिन ने लिखे हैं। वो देखकर पता चल जाता है उसको। तो स्टालिन का जो पूरा पूरा जो उसका कैरियर है, पूरा जो जीवन है, उसमें स्टालिन ने कभी भी कोई भी किसी तरह की पार्टी को थीसिस नहीं दी, किसी तरह का पार्टी की सैद्धांतिकी में और उसकी राजनीति में कोई योगदान नहीं दिया। उसका कुल जीवन जो है वो इस बात से जुड़ा हुआ है कि वो पार्टी के अंदर ये जो उठापटक की राजनीति है, इसमें स्टालिन जो है महारथी था। पूरे जीवन उसने पार्टी के भीतर उठापटक के सिवा, पद हथियाने के सिवा, पदों के लिए संघर्ष करने के सिवा स्टालिन ने और कुछ भी नहीं किया। और ये जो उसकी पदों के लिए जो उठापटक है, इसमें भी उसका एक मोडस ऑपरेंडी था, एक काम करने का तरीका था कि जब बहस होती थी, जब लड़ाई होती थी, जब संघर्ष चलता था, तो वो एक तरफ बैठ जाता था और संघर्ष में जो भी जीतता था वो चुपके से उसके पीछे हो लिया करता था। ये स्टालिन का पूरा उसका जीवन है। तो फरवरी में हमने आपको बताया कि किस तरह से जो है उसने लेनिन की चिट्ठियां छिपाई, उन्हें छापने से मना किया और लेनिन का विरोध किया, उसके अप्रैल थीसिस का विरोध किया। और जब लेनिन विजयी हो गए, जब पार्टी का पलड़ा जो है वो लेनिन की तरफ भारी होने लगा, पार्टी के अंदर उनकी विजय होने लगी, तो स्टालिन जो है लेनिन के पीछे आकर के जो है खड़ा हो गया। अब मैं आपको जो है यहां बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहने जा रहा हूं कि ये जो स्टालिनवादी ये कहते हैं, कि स्टालिन जो है हमेशा लेनिन के साथ रहा, तो स्टालिन लेनिन के साथ नहीं रहा, ये बहुत ही बड़ा झूठ है। 1907 में ये स्टालिन ने लिखा, लेनिन की मजाक उड़ाते हुए। लेनिन जो उस समय विदेश में थे और विदेश से वे बहस चला रहे थे, पार्टी के अखबार चला रहे थे, पार्टी की सैद्धांतिकी को निर्दिष्ट कर रहे थे, उनके बारे में, प्लेखनोव के बारे में और पार्टी के तमाम जो शीर्ष नेता थे उनके बारे में मजाक उड़ाते हुए स्टालिन ने लिखा। स्टालिन खुद तो बिल्कुल पूरी तरह से दिमागी तौर पर दिवालिया था ही, दूसरों को भी इसी तरह से दिवालिया देखना चाहता था। तो उसने इन नेताओं के बीच में जो सैद्धांतिक बहस चलती थी उसके बारे में स्टालिन ने मजाक उड़ाते हुए लिखा कि ये नेता चाय की प्याली में तूफान खड़ा कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का बड़ा निकृष्ट कटाक्ष था, एक ऐसे आदमी का कटाक्ष था जो राजनीति और सिद्धांत के प्रति जिसकी समझ पूरी तरह से शून्य थी, ऐसे ही आदमी का कटाक्ष हो सकता था ये। तो स्टालिन जो है वो तमाम दूसरे नेताओं के साथ साथ लेनिन पर भी ये कटाक्ष कर रहा था कि वो चाय की प्याली में तूफान खड़ा कर रहे हैं। मतलब जो कुछ वो कर रहे हैं, जो वो विवाद कर रहे हैं, जो वो बहस चला रहे हैं, स्टालिन के हिसाब से वो पूरी तरह से निरर्थक थी। तो स्टालिन जो है वो इस बहस के मुकाबले में जमीनी काम को खड़ा किया करता था और इस जमीनी काम के अंदर जो है स्टालिन का अपना योगदान जो है वो पूरी तरह से शून्य था। मैंने आपको बताया किस तरह से स्टालिन जो है उसने एकमात्र जो जमीनी काम किया, तिफलिस की बैंक डकैती में शामिल रहा, पेड़ के पीछे छिपा रहा, उसे भी उसने अपनी बायोग्राफी से बाद में जो है निकाल दिया। बाद में 1917 में जब क्रांति हो गई, क्रांति के बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आया क्रांति के तुरंत बाद, जिसमें लेनिन ने प्रस्ताव रखा कि पार्टी के अंदर जो दक्षिणपंथी हैं, पेट्रोग्रेड कमेटी से उनको निकाल बाहर किया जाए। तो इस प्रस्ताव का, लेनिन के इस प्रस्ताव का विरोध करने वालों में स्टालिन भी एक था। उसने एक सेंट्रिस्ट पोजीशन ली और अपने आप को
अंत में भी उसने वोटिंग से अलग कर लिया, उसने लेनिन के पक्ष में वोटिंग नहीं की, लेनिन के पक्ष में वोट नहीं दिया। इसके अलावा क्रांति के तुरंत बाद, अक्टूबर क्रांति के तुरंत बाद यह प्रश्न आया पार्टी के सामने, एक प्रस्ताव था कि समाजवादी क्रांतिकारियों को, मेंशेविकों को मिलाकर एक व्यापक मोर्चे वाली सरकार बनाई जाए, एक ऐसी सरकार बनाई जाए जिसमें ये तमाम पार्टियां, तमाम समाजवादी पार्टियां, तमाम सोशलिस्ट पार्टियां शामिल हों। इस मुद्दे पर भी स्टालिन लेनिन के खिलाफ खड़ा रहा। इस मुद्दे पर भी स्टालिन ने लेनिन के खिलाफ वोट किया, जहां लेनिन और ट्रॉट्स्की दोनों इस पक्ष में थे कि किसी भी तरह से इन तमाम सोशलिस्ट पार्टियों को, जो अपने आप को सोशलिस्ट पार्टियां कहती थी, जिसमें एहसास थे, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे, जिन्होंने कुछ ही समय बाद लेनिन को सिर में गोली मार दी थी अगले ही साल, तो उन लोगों को शामिल किया जाए या ना किया जाए, मेंशेविकों को, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज को। तो लेनिन और ट्रॉट्स्की इसका विरोध कर रहे थे कि उन्हें शामिल ना किया जाए, लेकिन स्टालिन जो है वो इसके पूरी तरह से पक्ष में था कि उन्हें शामिल किया जाए। और इसके अलावा आपको और बता दें कि जिस समय लेनिन के सरेंडर के लिए प्लान आ रही थी, जब ये प्लान आ रही थी कि लेनिन और ट्रॉट्स्की दोनों सरेंडर कर दें, वे सरकार से हट जाएं, उन्हें बाहर कर दिया जाए लेनिन और ट्रॉट्स्की को, तो इस प्रस्ताव का भी स्टालिन समर्थन कर रहा था। यह मेंशेविकों का प्रस्ताव था कि लेनिन और ट्रॉट्स्की जो हैं वो एक तरफ हट जाएं और एक सांझे मोर्चे की सरकार बने, बोल्शेविक सरकार की जगह। तो इस प्रस्ताव का भी स्टालिन समर्थन कर रहा था। स्टालिन इस दौर में घात पर घात कर रहा था। अगर फरवरी से अक्टूबर तक का जो सबसे महत्वपूर्ण दौर है रूसी क्रांति का, उसका हम इतिहास उठाएं तो स्टालिन जो है इसमें घात पर घात कर रहा था और पूरी तरह से बोल्शेविक पार्टी को ध्वस्त करने की तैयारी स्टालिन ने की थी। जैसा मैंने बताया कि फरवरी में वो बोल्शेविक पार्टी का विलय कर देना चाहता था मेंशेविकों के साथ, और ये जो पीछे 15 साल लेनिन लगातार लड़ता रहा था बोल्शेविक पार्टी को मेंशेविकों से अलग करने के लिए, मेंशेविज्म से अलग करने के लिए बोल्शेविज्म को, तो उस पूरी की पूरी मुहिम का जो है ध्वंस कर देना चाहता था स्टालिन। तो ये स्टालिन का इतिहास है 1917 की क्रांति तक। और हमने आपको बताया कि अगर स्टालिन की बात चल जाती, जिस तरह से स्टालिन और कामेनेव अस्थाई पूंजीवादी सरकार का समर्थन कर रहे थे, अगर वो चल जाती तो अक्टूबर क्रांति कभी नहीं होती। अगर स्टालिन की नीति को नहीं उलट दिया जाता, स्टालिन और कामेनेव की नीति को नहीं उलट दिया जाता, तो अक्टूबर क्रांति की तरफ बढ़ना असंभव था। अक्टूबर क्रांति की तरफ बढ़ने के लिए लेनिन की अप्रैल थीसिस और ट्रॉट्स्की का परमानेंट रिवॉल्यूशन, सतत क्रांति का सिद्धांत, ये दो हथियार थे, ये दो वेपन थे, जिनके चलते अक्टूबर क्रांति की तरफ बढ़ना संभव हुआ, जिनके चलते केरेंस्की की सरकार को उलटना संभव हुआ। 1922 में, अगर हम 1922 की बात करें क्रांति के बाद, तो 1922 में स्टालिन धीरे धीरे शक्तिशाली होता जा रहा था। बहुत सारे स्टालिनवादी कहते हैं कि भाई देखिए, लेनिन के समय में वो पार्टी का महासचिव बन गया था। तो हम पहले तो आपको ये बताना चाहते हैं कि लेनिन के समय में स्टालिन महासचिव बन गया था। इसी से ये बात पूरी तरह से साबित हो जाती है कि पार्टी के भीतर उस समय पदों का बिल्कुल कोई महत्व नहीं था। लेनिन के पास कोई पद नहीं था, ट्रॉट्स्की के पास कोई पद नहीं था, और पार्टी के जो शीर्ष नेता थे लेनिन और ट्रॉट्स्की, इन दोनों के पास ही पार्टी के भीतर कोई पद नहीं था। दरअसल पार्टी का एक सेक्रेटरीट था, उसका एक सचिवालय था जिसमें महासचिव का पद था ही नहीं। उसमें ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे, प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी थे, और ये तमाम ऐसे लोग थे जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। ये जो सेक्रेटरी की पोस्ट पर लोग थे, ये तमाम दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेता थे, जिनमें से स्टालिन भी एक था। स्टालिन ने धीरे धीरे मैनिपुलेशन करके खुद ही महासचिव का एक पद बना लिया,
लेकिन इस बात की तरफ उस समय किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि पार्टी के अंदर पदों का वास्तव में कोई महत्व ही नहीं था लेनिन और ट्रॉट्स्की के रहते हुए। पार्टी की जो कमान है, क्रांति और सोवियत सत्ता की जो कमान है, वो लेनिन और ट्रॉट्स्की के हाथ में थी। तो ये बिल्कुल महत्वहीन था कि पार्टी के अंदर जो है पद किसके पास है। मैं थोड़ा इसके अंदर स्पष्ट कर दूं, ये साथी साहिल पूछ रहे हैं कि लेनिन को गोली मार दी थी क्या। हाँ, लेनिन को गोली मार दी गई थी 1918 में ही। कपलान जो समाजवादी पार्टी की, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी की मेंबर थी, उसने लेनिन को गोली मारी थी और वो लेनिन के सिर में धंस गई थी गोली जो है, जिससे लेनिन को बार बार पैरालिटिक अटैक आया। और 1924 में लेनिन की जो मौत हुई थी वो इस गोली के कारण ही हुई थी, जो उनके दिमाग में धंसी रह गई थी, क्योंकि उस समय जो विज्ञान है वो इतना विकसित नहीं था कि उस गोली को निकाल सके। खैर, ये हमारे आज के टॉपिक से अलग की बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1922 में स्टालिन का और स्टालिनवादियों का जो प्रभाव है वो इसलिए बढ़ने लगा था, इस पर हमने पहले भी जिक्र किया है कि यूरोप में क्रांतियों की हार हो गई थी और रूस के भीतर गृह युद्ध के चलते पूरी तरह से जो सरवारा है वो छिन्न भिन्न हो गया था, वो तितर बितर हो गया था। यूरोप में तमाम क्रांतियां पराजित हो गई थी। तो उससे जो एक डैम्पनेस आई थी, उससे जो एक क्षरण आया था क्रांति में, एक जो ठहराव आया था क्रांति में, उसमें क्रांति को पीछे हटना पड़ा था, रूस में भी और रूस के बाहर भी। उसकी वजह से, उस डैम्पनेस की वजह से और उस ठहराव की वजह से रूस के अंदर जो प्रतिक्रांति थी उसको संबल मिला था, वो मजबूत हुई थी। और उस प्रतिक्रांति के मजबूत होते होते पार्टी के अंदर जो दक्षिणपंथी धड़ा था वो लेनिन के समय में ही मजबूत होने लगा था। लेनिन के अगर आप अंतिम समय के लेख देखेंगे तो लेनिन जिस ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं वो यही ब्यूरोक्रेसी है पार्टी के अंदर। इस ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ लड़ने के लिए लेनिन अपने अंतिम समय में ललकार रहे थे। तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है पार्टी पर हावी हो रही थी, और ये इस कदर हावी हो रही थी, मैं आपको बता दूं कि 1922 में पार्टी के अंदर स्टालिन के प्रस्ताव पर, स्टालिन और बुखारिन के प्रस्ताव पर, दोनों का साझा प्रस्ताव था, जिस प्रस्ताव पर सेंट्रल कमेटी ने एक प्रस्ताव पास कर दिया था, जिसमें लेनिन और ट्रॉट्स्की उस समय मौजूद नहीं थे। लेनिन उस समय बहुत बीमार थे और ट्रॉट्स्की बाहर थे। तो सेंट्रल कमेटी ने एक प्रस्ताव पास कर दिया था जिसमें जो विदेश व्यापार के ऊपर पार्टी का नियंत्रण था, पार्टी का जो आधिपत्य था, उसे खत्म करना था। पार्टी ने उसे खत्म करने के लिए एक प्रस्ताव पास कर दिया था पार्टी ने 1922 में। 1922 में पार्टी ने कहा कि इसके ऊपर पार्टी की जो मोनोपोली है, पार्टी का जो एकाधिकार है विदेश व्यापार पर, वो खत्म कर दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला काम इनकलाब के बाद जो लेनिन ने किया था वो जमीन का राष्ट्रीयकरण करने के साथ साथ जो विदेश व्यापार था सोवियत संघ का, कहीं के रूस का उस समय, उस पर पार्टी ने पूरी तरह से राज्य का नियंत्रण स्थापित कर दिया था। और लेनिन इसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, बहुत ही महत्व देते थे। वे कहते थे कि सोवियत राज्य की रीढ़ है ये जो विदेश व्यापार पर नियंत्रण है सोवियत राज्य का, ये राज्य की रीढ़ है। तो 1922 में स्टालिन और बुखारिन के प्रस्ताव पर सेंट्रल कमेटी ने प्रस्ताव पास करके निजीकरण के लिए रास्ता साफ कर दिया था, जिसमें देशी विदेशी पूंजी को विदेश व्यापार में घुसपैठ की छूट दे दी गई थी। तो लेनिन ने लियोन ट्रॉट्स्की को चिट्ठी लिखकर ये कहा था, ये जिद की थी कि वो लियोन ट्रॉट्स्की लेनिन का भी प्रस्ताव लेकर और अपनी तरफ से भी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में जाएं और वहां मोबिलाइजेशन करके इस प्रस्ताव को तुरंत ही उलटवा दें, इसको ब्लॉक कर दें। उसका अनुमोदन होना था प्रस्ताव का सेंट्रल कमेटी में। लियोन ट्रॉट्स्की वहां गए और उन्होंने लेनिन के जो है अनुशंसा पर उस प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया, उसे उलटवा दिया। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टालिन ने उस समय भी इस दक्षिणपंथी प्रस्ताव को, जो सोवियत संघ के भीतर निजी व्यापार को और विशेष रूप से विदेश व्यापार के सिलसिले में निजी पूंजी के लिए पूरी तरह से रास्ता खोलता था, और सोवियत सत्ता की, लेनिन के शब्दों में, यह प्रस्ताव जो है कमर तोड़ देता। तो इस प्रस्ताव को जो है 1922 में उलटवाया गया।
1922 से और 24 के बीच में पार्टी के अंदर, स्टेट के अंदर, सोवियत स्टेट के अंदर लेनिन के इस समय में ब्यूरोक्रेसी लगातार मजबूत होती जा रही थी। और जिन दो प्रमुख कारणों से वो मजबूत हो रही थी वो मैंने आपको बताया कि एक तो गृह युद्ध ने पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया था कारखानों को, मजदूर वर्ग जैसी कोई चीज बची नहीं थी। वो मजदूर वर्ग जिसके ऊपर जो है सोवियत क्रांति का निर्माण हुआ था, जिसने इनकलाब किया था, वो गृह युद्ध के चलते पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। और दूसरे, विदेशों में, विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप में क्रांतियों की एक के बाद एक पूरी सीरीज में पराजय होती चली गई थी। तो इस पराजय के चलते और 1923 में जर्मन क्रांति की दोबारा पराजय के चलते पूरी तरह से एक डैम्पनेस जो है वो आ गई थी, जिसमें दक्षिणपंथी धड़ा जो है स्टालिन और बुखारिन के नेतृत्व में वो मजबूत होने लगा था। दुर्भाग्य से 1924 के शुरू में लेनिन की मृत्यु हो गई। जैसा मैंने कहा, कैप्लान ने जो गोली मारी थी उनको 1918 में, उससे बार बार लेनिन को जो है स्ट्रोक आते रहे। वो लगातार उसके क्रांति के बाद जो है बिस्तर पर रहे। और इस सब के चलते 1924 के शुरू में लेनिन का देहावसान हो गया, लेनिन की मृत्यु हो गई। क्रांति के लिए एक और बड़ा झटका था, बल्कि कहा जाए तो सबसे बड़ा झटका था। लेनिन और ट्रॉट्स्की मिलकर इन छोटी छोटी पराजयों को उलटने की कोशिश कर रहे थे, ब्यूरोक्रेसी से लड़ रहे थे, क्रांति विरोध से लड़ रहे थे। तो लेनिन की जो है यहां मृत्यु हो गई। 1922 में बुखारिन ने, उस समय तक स्टालिन इसका समर्थन नहीं कर रहा था, स्टालिन खामोश था इस पर, बुखारिन ने एक नारा देना शुरू किया था, एक देश में समाजवाद के, एक देश में समाजवाद का निर्माण हो सकता है। और इस एक देश में समाजवाद के नारे के साथ बुखारिन पार्टी के दक्षिण पंथ में, पार्टी का जो दक्षिण पंथ है वो सामने आया था और एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया था, जिसमें जो सोवियत ब्यूरोक्रेसी थी उसकी ये समझ बनी थी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रांति के लिए, विश्व क्रांति के लिए साधनों को व्यर्थ करना बेकार है और हमें सोवियत संघ के अंदर जो है एक समाजवादी समाज का निर्माण करना चाहिए। ये एक झूठ था, एक फरेब था। एक देश के अंदर समाजवाद का निर्माण नहीं हो सकता था और इसके ऊपर तमाम बोल्शेविक नेता स्पष्ट थे। लेकिन इस फरेब के पीछे, इस फर्जीवाड़े के पीछे, एक देश में समाजवाद के फर्जीवाड़े के पीछे ब्यूरोक्रेसी दरअसल क्रांति के जो फल थे, उसके जो फ्रूट थे, बैठकर वो खाना चाहती थी। और पूरी तरह से ये जो वर्ल्ड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन का, विश्व समाजवादी क्रांति का बड़ा जोखिम भरा और खतरनाक प्रोजेक्ट था, इससे वो अपनी एड़ियां, अपने पैर पीछे घसीटना चाहती थी। इस मुहिम का नेतृत्व उस समय बुखारिन के हाथ में था शुरू में, और स्टालिन इसका विरोध कर रहा था। मैं आपको बहुत ही मजेदार बात इसमें बताने जा रहा हूं कि उस समय स्टालिन जो है इस मुहिम का, बुखारिन की इस मुहिम का विरोध कर रहा था। बुखारिन की इस मुहिम का जवाब देते हुए, लेनिन की मृत्यु के बाद की मैं बात कर रहा हूं, फरवरी 1924 की बात कर रहा हूं, स्टालिन ने लिखा। उस समय स्टालिन, आपको बता दूं कि स्टालिन बुखारिन के जो है खिलाफ हो चुका था और स्टालिन पार्टी की उठापटक के अंदर जिनोवेव, कामेनेव और ट्रॉट्स्की को सपोर्ट कर रहा था, उनकी आवाज में आवाज मिला रहा था। स्टालिन ने लिखा कि क्या एक देश में समाजवाद की विजय कई विकसित देशों के सर्वहारा के सामूहिक प्रयासों के बिना संभव है? स्टालिन ने लिखा, नहीं, यह असंभव है। समाजवाद की विजय के लिए, समाजवादी उत्पादन के संगठन के लिए एक देश के प्रयास, विशेष रूप से रूस जैसे किसानी देश के प्रयास अपर्याप्त हैं, नाकाफी हैं। इसके लिए कई विकसित देशों के सर्वहारा का सामूहिक प्रयास जरूरी है। यह 1924 में लिखा उसने, फरवरी 1924 में। 1925 में उसने फिर इसे दोहराया, क्या कई विकसित देशों के सर्वहाराओं के सामूहिक प्रयास के बिना हम समाजवाद की विजय को हासिल कर सकते हैं? कतई नहीं। एक देश के प्रयास से बुर्जुआ का तख्ता तो उल्टा जा सकता है, जैसा कि हमारी क्रांति का इतिहास प्रमाणित करता है, मगर समाजवाद की विजय के लिए, समाजवादी उत्पादन और संगठन के लिए एक देश के प्रयास अपर्याप्त हैं, विशेष रूप से रूस जैसे कृषि प्रधान देश के।
इसलिए एक देश में विजयी समाजवाद के सामने कार्यभार होगा दूसरे देशों में क्रांति को विकसित और मदद करना। इसलिए इसे स्वतंत्र नहीं बल्कि सहायक भूमिका में, यानी क्रांति को, एक देश में क्रांति को स्वतंत्र नहीं बल्कि सहायक भूमिका में देखना चाहिए। दूसरे देशों में सरवारा की विजय को तेज करने वाले साधन के रूप में देखना चाहिए। ये स्टालिन की ये जो प्रपोजिशन थी, ये जो प्रस्तावना थी, ये बिल्कुल सही थी। और ये स्टालिन की नहीं, ये लेनिन और ट्रॉट्स्की की प्रस्तावना थी। वास्तव में ये पूरी बोल्शेविक पार्टी की प्रस्तावना थी। तो ये प्रस्तावना बिल्कुल सही थी। लेकिन अगले ही क्षण 1926 में ये बात जो है स्टालिन ने लेनिनवाद के सिद्धांत और व्यवहार में लिखी थी, जो 1925 में ही, जिसे सीपीजीबी ने, ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रकाशित किया था। यह प्रस्तावना थी इस किताब की जिसे स्टालिन ने लिखा था। 1926 में ही स्टालिन ने इसे उलट दिया। स्टालिन ने पूरी तरह से यू टर्न काटते हुए लिखा कि यदि हमें यह मालूम था कि एक देश में समाजवाद का निर्माण नहीं हो सकता तो फिर हमने क्रांति की ही क्यों। ये एक देश में समाजवाद के नाम से जो कार की किताब प्रकाशित हुई, उसमें वॉल्यूम 2 पेज 181 पर यह लिखा गया। तो स्टालिन ने बड़ी तेजी से यू टर्न काटा। और ये यू टर्न क्यों काटा स्टालिन ने? ये इसलिए काटा कि जहां वो पहले कामेनेव और जिनोवेव के साथ मिलकर लियोन ट्रॉट्स्की को पराजित करने की कोशिश कर रहा था, उसे किनारे लगाने की और उसकी जगह खुद सत्ता का मालिक बनने की कोशिश कर रहा था, अपनी पकड़ सत्ता पर बनाने की कोशिश कर रहा था, वहीं 1926 में वो जिनोवेव और कामेनेव से अलग होकर फिर से बुखारिन की तरफ मुड़ा, तेजी से फिर दक्षिण पथ की तरफ मुड़ा। और यहां उसे खुश करने के लिए, बुखारिन को खुश करने के लिए उसने फिर यह कहना शुरू करा कि एक देश में समाजवाद का निर्माण हो ही नहीं सकता, कि एक देश में समाजवाद का निर्माण हो सकता है, और अगर एक देश में समाजवाद का निर्माण नहीं हो सकता तो हमने क्रांति की ही क्यों। तो यहां उसने अपनी लाइन को, खुद ही अपनी लाइन को जो है बड़ी तेजी से उलट दिया। 1924 में ही लेनिन की मृत्यु के तुरंत बाद स्टालिन ने एक बड़ा मैन्यूवर किया अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए। पार्टी के अंदर उसने एक बड़ा मैन्यूवर किया जिसका बड़ा भारी नुकसान पार्टी को जो है उठाना पड़ा। यह मैन्यूवर था लेनिन लेवी के नाम पर 2.5 लाख लोगों की भर्तियां, 2.5 लाख जो रंगरूट थे, जो पार्टी जीवन से जुड़े हुए नहीं थे, पार्टी जीवन से दूर थे, और ऐसे लोग जो राजनीतिक जीवन में सक्रिय क्रांति के बाद हुए थे, उन 2.5 लाख लोगों को उसने एक साथ पार्टी में भर्ती करना शुरू कर दिया, एक अभियान चला दिया उसके लिए लेनिन लेवी के नाम पर। और इन 2.5 लाख लोगों में आपको बता दें कि ख्रुश्चेव जैसे लोग शामिल थे। ख्रुश्चेव जैसे जो रंगरूट थे, जिनका पार्टी से, समाजवाद से कोई लेना देना नहीं था, और वे पार्टी में सिर्फ क्रांति के बाद कैरियर बनाने के लिए घुसना चाह रहे थे, तो उन तमाम लोगों के लिए स्टालिन ने पार्टी के दरवाजे जो हैं वो चौपट खोल दिए। और इस दरवाजा खोलने का इसको बहुत बड़ा फायदा भी हुआ, स्टालिन को इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ। स्टालिन के पक्ष में ये लोग जुटे, ख्रुश्चेव जैसे लोग जो आजीवन स्टालिन के साथ बंधे रहे, स्टालिन के भक्त रहे, वो लेनिन लेवी के इस दौर में ही पार्टी के अंदर जो है भर्ती किए गए थे। इन लोगों के पास ना तो कोई अनुभव था, ना इनकी पार्टी के प्रति कोई किसी तरह की कोई कमिटमेंट थी, किसी तरह का कोई समर्पण था। ये तमाम लोग जो हैं, जो लेनिन लेवी के नाम पर भर्ती किए गए थे, ये पार्टी के अंदर सिर्फ अपना कैरियर बनाने के लिए भर्ती हुए थे, और इन्होंने पार्टी को जो है बड़ा भारी नुकसान भी पहुंचाया। तो ये 1924 में लेनिन के मृत्यु के तुरंत बाद स्टालिन ने ये पार्टी के अंदर उठापटक शुरू की, जिसमें उसका एकमात्र उद्देश्य ये था, चाहे एक देश में समाजवाद को सपोर्ट करना हो या एक देश में समाजवाद का विरोध करना हो, इस समय स्टालिन का एकमात्र उद्देश्य था किसी भी तरह से सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ को बनाए रखना और उस पकड़ को और मजबूत करना। इसके चलते जैसा मैंने बताया कि 1926 में
अब स्टालिन जो है वो बड़ा पैरोकार बन गया एक देश में समाजवाद का। और हम आगे देखेंगे कि किस तरह से बाद में बुखारिन की वो छुट्टी कर देता है, बुखारिन को गिरफ्तार करके बुखारिन को गोली मार दी जाती है। उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। और एक देश में समाजवाद का सबसे बड़ा पैरोकार स्टालिन बन के उभरता है। जो एक देश में समाजवाद है ये वास्तव में यही स्टालिनवाद का मूल है, उसकी जड़ है। और एक देश में समाजवाद का मतलब आपको बता दें दोस्तों कि एक देश में समाजवाद का मतलब था कि शेष देशों में पूंजीवाद को स्वीकृति। ये शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की लाइन थी। आमतौर से आप जानते हैं कि ये जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का नारा है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का नारा है, इसको ख्रुश्चेव के सिर पर डाला जाता है। लेकिन वास्तव में ये नारा जो है और ये सिद्धांत जो है ख्रुश्चेव के गुरु जोसेफ स्टालिन ने जो है इसे गढ़ा था। और उस समय गढ़ा था जिस समय ख्रुश्चेव जो है वो राजनीतिक जीवन में किसी भी तरह से सक्रिय नहीं था। उस समय स्टालिन ने इस नारे को गढ़ा था और इस नारे के ऊपर अपनी राजनीति का निर्माण किया था। तो ये जो एक देश में समाजवाद था ये वास्तव में विश्व समाजवादी क्रांति के प्रोजेक्ट से, जिसको लेकर के लेनिन और ट्रॉट्स्की ने कॉमिंटर्न का निर्माण किया था और जिसे उन्होंने सोवियत क्रांति के मुख्य ध्येय के रूप में सामने रखा था, उससे एक रिट्रीट थी, उससे एक वापसी थी, उससे पैर घसीटा जाना था। तो ये उस महान प्रोजेक्ट से जिसे लेनिन और ट्रॉट्स्की ने स्थापित किया था, विश्व समाजवादी क्रांति, जिसके लिए वे लगातार जूझते रहे। लेनिन अपने अंतिम समय तक विश्व समाजवादी क्रांति की बात करता रहा, उसके लिए जूझता रहा। और यूरोप की पराजयों को भी उसने कहा कि अस्थायी पराजय हैं, हम इन पर पार पालेंगे और हम विश्व समाजवादी क्रांति की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टालिन ने ये जो विश्व समाजवादी क्रांति का प्रोजेक्ट था लेनिन और ट्रॉट्स्की का, इसको पलीता लगा दिया और इसकी जगह इसके खिलाफ उसने एक देश में समाजवाद का प्रोजेक्ट जो है उसको खड़ा किया, एक देश में समाजवाद का नारा दिया। और इस एक देश में समाजवाद के नारे ने, आप देखेंगे कि आगे आने वाले दुनिया में, और ये दुनिया हम तक आती है, आज तक आती है, तो इसके अंदर इस एक देश में समाजवाद के नारे ने पूरी तरह से क्रांतियों का ध्वंस कर दिया, उनकी धज्जी उड़ा दी। तो एक देश में समाजवाद के इस नारे के तहत सोवियत संघ में प्रतिक्रांति की शुरुआत हुई, अक्टूबर क्रांति को उलटने की शुरुआत हुई। अक्टूबर क्रांति का जो मुख्य ध्येय था विश्व समाजवादी क्रांति, जिसके साथ अक्टूबर क्रांति अनन्य रूप से बंधी हुई थी, अकाट्य रूप से बंधी हुई थी, उसे उलटकर एक देश में समाजवाद का यह प्रतिक्रांतिकारी प्रोजेक्ट जो है ये शुरू किया गया। और इसके तहत एक बाकायदा प्रतिक्रांति शुरू की गई। और इस प्रतिक्रांति का अगला चरण जो है हम देखते हैं कि वो चीन की क्रांति में प्रकट होता है। चीन की क्रांति में स्टालिन ने हस्तक्षेप करते हुए वहां रूसी क्रांति के निष्कर्षों को लागू करने से मना कर दिया और उन निष्कर्षों को उसने लागू करना शुरू कर दिया जिन्हें वो फरवरी पर लागू करके फरवरी क्रांति को नष्ट कर रहा था। फरवरी क्रांति के बाद, फरवरी क्रांति में अपनी गलतियों के ऊपर जो है पश्चाताप जाहिर करते हुए स्टालिन ने बाद में लिखा था कि फरवरी क्रांति में मैं गलत था और कॉमरेड लेनिन और ट्रॉट्स्की सही थे। लेकिन वो इस सबक को फिर भूल गया। 1925 में उसने चीनी क्रांति पर फिर वही लादना शुरू कर दिया, अपनी वही नीति जो है लादनी शुरू कर दी जिसे वो फरवरी क्रांति में रूसी क्रांति पर लाद रहा था। चीनी क्रांति में उसने फिर नया नारा दिया। चीनी क्रांति में स्टालिन का नारा था कि क्योंकि चीन एक पिछड़ा हुआ किसानी देश है, इसलिए चीन की क्रांति जो है वो जनवादी क्रांति है, समाजवादी क्रांति नहीं है। इसलिए मजदूर वर्ग का जो कार्यभार है और उसकी जो ड्यूटी है वो सत्ता लेना नहीं है, बल्कि पूंजीवादी कोमिंतांग की सेवा करना है, उसके लिए कुलीगिरी करना है। तो चीनी क्रांति को उसने पूरी तरह से, चीनी क्रांति में सरवारा को और कम्युनिस्ट पार्टी को कोमिंतांग की दुम बना दिया, उसके मातहत कर दिया। और उसके सामने जो लक्ष्य रखा स्टालिन ने, वो रखा कि चीनी क्रांति का लक्ष्य मजदूर वर्ग की सत्ता स्थापित करना नहीं है, बल्कि एक ब्लॉक ऑफ 4 क्लासेस स्थापित करना है, 4 वर्गों का
एक सामंजस्य स्थापित करना है जिसमें स्टालिन के मुताबिक किसानों और पेटी बूर्जुआजी के साथ साथ चीन की बड़ी बूर्जुआजी भी शामिल है, जिसे वो राष्ट्रवादी बूर्जुआजी कहता था। तो ये जो ब्लॉक ऑफ फोर क्लासेस की परिकल्पना है, जिसे आगे आप देखेंगे कि माओ 1932 में फिर से विकसित करता है, ये परिकल्पना जो है और ये सिद्धांत जो है ये वास्तव में स्टालिन का दिया हुआ है। और 1925 में जो है क्रांति के अंदर इस हस्तक्षेप के साथ वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को और चीन के मजदूर वर्ग को कोमिंतांग और उसके नेता चांग काई शेक के मातहत करता है। और इसका परिणाम आखिर में बहुत ही भयंकर निकलता है, जिसमें चांग काई शेक के हाथों शंघाई में, आपको बता दें कि शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने बूते, मजदूरों ने अपने बूते एक बार पराजय होने के बाद भी उसके कुछ ही दिन के भीतर शंघाई और कैंटन दोनों जगह पर 1926 में सत्ता छीन ली थी। मार्च 1926 में शंघाई और कैंटन दोनों जगह पर सत्ता छीन ली गई थी, लेकिन स्टालिन के टेलीग्राम के बाद वो सत्ता, जीती हुई सत्ता चांग काई शेक की फौजों को, जो उस समय शंघाई से 25 किलोमीटर दूर पड़ी हुई थी और शंघाई की तरफ बढ़ रही थी, उनके सुपुर्द, शांतिपूर्ण ढंग से उनके सुपुर्द कर दी गई। उस समय कोमिंतांग के पास, चांग काई शेक के पास ऐसी ताकत नहीं थी कि वो शंघाई और कैंटन को कुचल पाता। ये मजदूर वर्ग की अंतिम विजय हो गई थी, जिसमें मजदूर वर्ग ने शंघाई के अंदर सामंतों और जापानी साम्राज्यवादियों को उखाड़ फेंका था, उनके झंडों को अपने पैरों के नीचे कुचल डाला था, उनके थानों को आग लगा दी थी और उनकी फौजों को पूरी तरह से या तो नष्ट कर दिया था या उनसे सरेंडर करा लिया था। इस क्रांति को उलटते हुए, इस चीनी क्रांति को उलटते हुए, जो रूसी क्रांति से भी ज्यादा वीरतापूर्ण और तीखी थी, और चीनी सरबराह ने, चीनी युवा सरबराह ने बहुत ही असीमित बहादुरी का परिचय देते हुए चीन में इस क्रांति को विजयी बनाया था। इस क्रांति को शांतिपूर्ण ढंग से कोमिंतांग के सामने समर्पण करा दिया गया और इसके पीछे स्टालिन की दोयम दर्जे की मेंशेविक नीति शामिल थी, जिसके हिसाब से स्टालिन यह कह रहा था कि क्योंकि चीन की क्रांति जनवादी क्रांति है, इसलिए मजदूर वर्ग सत्ता नहीं ले सकता। इस पर लादते हुए चीनी क्रांति को नष्ट किया और कोमिंतांग ने पहले चांग काई शेक के नेतृत्व में और फिर लेफ्ट कोमिंतांग ने वांग चिंग वी के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। चांग काई शेक से शिकस्त खाने के बाद और चांग काई शेक के हाथों जो है इस पराजय के बाद स्टालिन ने यह कहना शुरू किया कि चांग काई शेक गद्दार था, लेकिन वांग चिंग वी जो है ये लेफ्ट का नेता है, कोमिंतांग के लेफ्ट का नेता है, इसके साथ मिलकर जो है हम क्रांति का संघर्ष आगे बढ़ाएंगे। लियोन ट्रॉट्स्की इसका विरोध कर रहा था, स्टालिन की इस नीति का कड़ा विरोध कर रहा था लियोन ट्रॉट्स्की। लेकिन इस नीति के चलते, स्टालिन की इस नीति के चलते, पहले चांग काई शेक ने, जो कोमिंतांग का दक्षिणपंथी धड़ा था, और बाद में कोमिंतांग के वामपंथी धड़े ने, कोमिंतांग वहां बूर्जुआ पार्टी थी, कोमिंतांग के वामपंथी धड़े ने कम्युनिस्टों का पूरी तरह से मिलकर कहा जाए तो कत्लेआम कर दिया। लगभग 2 लाख कम्युनिस्टों को सड़क पर हाथ पीछे बांधकर उनके सिर उड़ा दिए गए, कत्ल कर दिया गया। कम्युनिस्टों को, लड़ाकू मजदूरों को और क्रांति का पूरी तरह से दमन कर दिया गया। तो स्टालिन की इस नीति के चलते चीन में क्रांति की पराजय हुई। मैं ज़्यादा इसकी तफसील में नहीं जा रहा हूं क्योंकि समय हमारे पास कम है, हम स्टालिन पर बात कर रहे हैं, वास्तव में चीनी क्रांति पर नहीं कर रहे हैं। तो चीनी क्रांति की पराजय के बाद जो है स्टालिन बड़ी तेजी से मुड़ा और उसने चीनी क्रांति पर जो नीति लागू कर रहा था, जिसमें वो बूर्जुआजी के साथ चिपक रहा था, उससे 180 डिग्री का कोण काटते हुए उसने दूसरी नीति लागू करनी शुरू की कि किसी भी तरह की संघात जो हैं वो सामाजिक जनवादी, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स के साथ भी बनाने की जरूरत नहीं है। और उसके हिसाब से क्रांति का समय आ गया और पूरी दुनिया में जो है एक उफान का समय आ गया है। और ये करते हुए उसने वहाँ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को कहा कि वो अकेले मैदान में कूदे और शहरों में लड़ाई शुरू कर दे, बगावत शुरू कर दे। 1928 में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जिसमें ये जो घायल कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसका पहले सिर काट दिया गया था, इसको बगावत के लिए उकसाया जा सके। ट्रॉट्स्की ने फिर इसका विरोध किया, लेकिन स्टालिन की इस नीति ने 1928 में कम्युनिस्ट पार्टी का पूरी तरह से खात्मा करा दिया। जो बची खुची कम्युनिस्ट पार्टी और मजदूर वर्ग का लड़ाकू हिस्सा मौजूद था, 1928 आते आते
कोमिंतांग ने, जिसने अब चीन में सत्ता ले ली थी, उसने इसका पूरी तरह से सफाया कर दिया। और स्टालिन के जो समर्थक थे, जिनमें माओ त्से तुंग भी शामिल था, वो अपनी दुम दबाकर शंघाई और कैंटन से भाग निकले जंगलों की तरफ, और उनका उद्देश्य सिर्फ अपनी जान बचाना था। वे मजदूर वर्ग से घात करते हुए, क्रांति से घात करते हुए अपनी जान बचाकर जो है वहां से भागे, जो स्टालिन के पिट्ठू थे। तो इस तरह से चीनी क्रांति का सर्वनाश हुआ। चीनी क्रांति के चलते बीच में एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी ब्रिटेन में आई, जिसमें ब्रिटेन में 1926 में खदान मजदूरों की हड़ताल शुरू हुई, और इस हड़ताल ने वहाँ की जो टोरी सरकार थी उसे बिल्कुल उसके घुटने लगवा दिए। टोरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन स्टालिन ने इसी समय, स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ ने जो सोवियत ब्रिटेन मैत्री संघ बनाया हुआ था, उसके चलते स्टालिन ने वहाँ मजदूर हड़ताल को ब्लॉक कर दिया। इस सोवियत ब्रिटिश मैत्री संघ ने हड़ताल का एक तरीके से समझौता करा दिया हड़तालियों और सरकार के बीच में, सोवियत संघ के हस्तक्षेप से। और ये जो क्रांति में बदलती जा रही हड़ताल थी, क्रांति के मुहाने पर खड़ी हुई हड़ताल थी, इसका गला काट दिया। और इस तरह से ब्रिटेन में एक क्रांति को बिल्कुल उसके मुहाने पर उसका गला घोट दिया गया 1926 में। 1928 आते आते 1925 से 1928 तक चीनी क्रांति का भी गला घोट दिया गया। और जिस तरह से ब्रिटेन में और चीन में ये क्रांतियां परास्त हुई, जैसे जैसे ये क्रांतियां परास्त हुई, वैसे वैसे सोवियत संघ के अंदर ये जो स्टालिन के नेतृत्व में दक्षिणपंथी धड़ा था, ये क्रांति के खिलाफ मजबूत होता गया। और जो क्रांतिकारी नेता थे, जिनका नेतृत्व वाम विपक्ष का नेतृत्व लियोन ट्रॉट्स्की कर रहा था, जो वर्ल्ड सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के लिए, विश्व समाजवादी क्रांति के लिए दुंदुभी बजा रहे थे, उसका शंख बजा रहे थे, उन नेताओं को पहले पार्टी से, लाल सेना से, लियोन ट्रॉट्स्की को विशेष रूप से, उसको सब पदों से अलग कर दिया गया और उसे फिर सोवियत संघ से भी निष्कासित कर दिया गया। लेकिन सोवियत संघ से निष्कासित होकर लियोन ट्रॉट्स्की अकेला ऐसा नेता था सेंट्रल कमेटी का जो बच निकला उस निष्कासन की वजह से। बाकी जितने नेता थे, अभी हम देखेंगे कि किस तरह से स्टालिन जो है उन तमाम नेताओं को मॉस्को मुकदमों में फंसाकर उनका सफाया कर देगा, उन सबको जो है गोलियां मार देगा। तो ये दमन जो है ट्रॉट्स्की के निष्कासन के साथ पार्टी के अंदर ये दमन शुरू हुआ। और 1934 आते आते पार्टी के अंदर ऐसी स्थिति बनने लग गई जिसके अंदर अब ये स्टालिन के लिए जरूरी हो गया कि वो पार्टी के भीतर या तो दमन चक्र चला दे या फिर उसकी जो सत्ता है वो उलट दी जाएगी। 1 दिसंबर 1934 को किरोव की हत्या कर दी गई। किरोव जो स्टालिन का दायां हाथ था दिखाने के लिए और पार्टी का बड़ा नेता था, मॉस्को पुलिस का चीफ था, तो किरोव को गोली मार दी गई। और इसके बाद जितने भी अनुसंधान हुए इस पर, जितनी भी रिसर्च हुई इस हत्या पर, उन सब ने स्टालिन की तरफ पॉइंट किया। सब ने कहा कि इस हत्या का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कोई हो सकता था, एकमात्र, सबसे बड़ा ही नहीं, एकमात्र बेनिफिशियरी हो सकता था, जिसे सबसे बड़ा लाभ हो सकता था इसका, वो स्टालिन था। स्टालिन ने पहले किरोव की हत्या करा दी। और मैंने आपको बताया था कि किरोव की हत्या क्यों हुई। किरोव की हत्या इसलिए हुई कि स्टालिन की जो ओखराना फाइल थी, जिसमें स्टालिन के ओखराना के साथ संबंधों का पूरा ब्यौरा था, वो मॉस्को पुलिस का चीफ होने के नाते वो किरोव के हाथ में पहुंच चुकी थी। और उसी साल पार्टी की जो 17वीं कांग्रेस थी, उसके अंदर किरोव बहुत लोकप्रिय नेता था, आपको बता दें, बहुत अच्छा वक्ता था और बहुत लोकप्रिय नेता था। किरोव को स्टालिन से ज्यादा वोट मिले थे पार्टी समिति में। तो स्टालिन को इस बात का भी बहुत झटका लगा था कि किरोव को मेरे से ज्यादा वोट क्यों मिले। किरोव की हत्या करने के बाद स्टालिन ने किरोव की हत्या ऐसे ही नहीं की, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उसके लिए बनाया, जिसमें उसने किरोव की हत्या में एक एक करके लेनिन के दाएं और बाएं के जितने नेता थे, लेनिन के सेंट्रल कमेटी के जितने नेता थे जिन्होंने अक्टूबर क्रांति को अंजाम दिया था, उन तमाम नेताओं को एक एक करके उसमें फंसाना शुरू कर दिया। और बड़े मजे की बात यह है कि इसमें वो तमाम नेता भी थे जिन्होंने लियोन ट्रॉट्स्की के खिलाफ स्टालिन का साथ दिया था, जिसमें बुखारिन,
कामेनेव, जिनोवेव, टॉम्स्की, तमाम तरह के नेता थे, तमाम शीर्ष नेता थे जिन्होंने लियोन ट्रॉट्स्की के खिलाफ स्टालिन का साथ दिया था। और स्टालिन को एक मामला बड़ा साफ था, स्पष्ट था। स्टालिन को यह मामला स्पष्ट था कि जो नेता ट्रॉट्स्की जैसे क्रांतिकारी के खिलाफ मेरा साथ दे सकते हैं, वो निश्चित रूप से मेरे साथ भी गद्दारी करेंगे। तो स्टालिन ने एक एक करके उन्हें निपटाना शुरू किया। झूठे मॉस्को मुकदमे बना दिए जिसमें यह आरोप लगाया गया कि ये नेता जो हैं ये हिटलर के साथ मिले हुए हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि 1934 और 35 में स्टालिन जो है वो फ्रांस और ब्रिटेन के साथ पींग बढ़ा रहा था, उनके साथ मिलने की तैयारी कर रहा था। और इससे ठीक पहले मतलब 1929 में जर्मनी में जो स्टालिन की नीति थी, वो नीति थी कि हर तरह से सामाजिक जनवादी मजदूरों से अपने आप को अलग कर लिया जाए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया जाए, उसके समर्थक मजदूरों से अलग कर लिया जाए। और इस नीति के चलते जर्मनी में स्टालिन नाजियों को सपोर्ट कर रहा था। स्टालिनवादी जो हैं ग्रास रूट लेवल पर वो नाजीवादियों को सपोर्ट कर रहे थे, हिटलरवादियों को सपोर्ट कर रहे थे, जिसका सबसे बड़ा जो सबूत था वो 1931 में ही सामने आया, जिस समय हिटलर ने अपना रेफरेंडम किया जर्मनी के अंदर और उसके साथ ही रेड रेफरेंडम शुरू कर दिया सरकार के खिलाफ। तो हिटलरवादियों को सीधे सीधे सपोर्ट कर रहा था। और इस रेड रेफरेंडम की वजह से मैं आपको बता दूं कि सरकार की चूल हिल गई। और 1933 में जनवरी 1933 में नाजी पार्टी जो है वो बहुमत से विजयी हो गई और हिटलर सत्ता में आ गया। हिटलर के सत्ता में आने के बाद स्टालिन जो है वो खुद घबरा गया और उसने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ जो है अपनी पिंग बढ़ानी शुरू की, उनके साथ जो है दोस्ती शुरू की, दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू किया। हालांकि ब्रिटेन और फ्रांस ने स्टालिन को हाथ नहीं रखने दिया, उन्होंने उसे दुत्कार दिया। इसके बावजूद स्टालिन अपने काम में लगा रहा और 1935 में स्टालिन ने कॉमिंटर्न के अंदर जो है दिमित्रोव थीसिस जो है वो प्रस्तुत कराई दिमित्रोव से, जॉर्जी दिमित्रोव से, जिसमें कहा गया कि फांसीवाद के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर एक व्यापक मोर्चा जो है वो बनाया जा सकता है। उस व्यापक मोर्चे का मतलब था कि दुनिया की जो तमाम पूंजीवादी ताकतें, यहां तक कि औपनिवेशिक ताकतें, साम्राज्यवादी ताकतें भी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी ताकतें जिन्होंने पूरी दुनिया की जनता को अपने उपनिवेशों में बदला हुआ था, उस पर जुल्म कर रहे थे, उनके साथ भी मिलकर स्टालिन ने कहा कि ऐसा मोर्चा बनाया जा सकता है। लियोन ट्रॉट्स्की इसका कड़ा विरोध कर रहा था। लियोन ट्रॉट्स्की इस जन मोर्चे की थीसिस के, दिमित्रोव थीसिस के खिलाफ था। वो कह रहा था कि ये जो मोर्चा है फांसीवाद के खिलाफ, ये सिर्फ मजदूर पार्टियों के बीच में बन सकता है, मजदूर वर्ग के बीच में बन सकता है, इसमें मजदूर शामिल हो सकते हैं, इसमें जो पूंजीवाद की पार्टियां, पूंजीवादी नेता हैं, वे शामिल नहीं किए जा सकते। तो ये एक बहस थी जन मोर्चे और संयुक्त मोर्चे की, संयुक्त मजदूर मोर्चे की, जिसके अंदर स्टालिन जो है दक्षिणपंथी लाइन ले रहा था और वो पूंजीवादियों के साथ मोर्चे बनाने की अनुशंसा कर रहा था, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन मुख्य रूप से शामिल थे। ये दोनों साम्राज्यवादी शक्तियां थी, इनके साथ मिलकर हिटलर के खिलाफ मोर्चे की बात कर रहा था। फ्रांस और ब्रिटेन ने उसे दुत्कार दिया और इसके तुरंत ही बाद हम देखते हैं कि स्टालिन जो है वो हिटलर के साथ मोर्चा बनाता है। हिटलर के साथ स्टालिन ने अचानक युद्ध संधि कर ली और अगस्त 1939 में उसने हिटलर के साथ युद्ध संधि कर ली और उस युद्ध संधि को करके उसने नाजी जर्मनी के साथ मिलकर पोलैंड पर हमला कर दिया। दोनों ने साझा हमला कर दिया और इस हमले के जरिए हिटलर को यूरोप में घुसने का रास्ता मिल गया, घुसने का रास्ता दे दिया। और स्टालिन ने बहुत सारा तेल और अनाज हिटलर को दिया, जिसके जरिए वो, जिस रास्ते के जरिए और इस मदद के जरिए वो यूरोप के अंदर घुस सका और उसने पूरी दुनिया को, यूरोप को और पूरी दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया। तो इस आग में झोंकने के लिए मुख्य जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो
स्टालिन की है। स्टालिन ने हिटलर को जो है ये रास्ता दिया। हिटलर के उभार के लिए, नाजीवाद के उभार के लिए स्टालिन की पॉलिसीज जो हैं वो जिम्मेदार थी। मैं बहुत तफसील में नहीं जा रहा हूं, मैं इन तमाम मुद्दों को जल्दी जल्दी आपके सामने बता रहा हूं। स्टालिन के जो कुकर्म है, उसके जो अपराधी इतिहास है स्टालिन का, स्टालिन के जन्मदिन पर हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो चीन में क्रांति का सर्वनाश, उसका गला घोटना, इंग्लैंड में क्रांति का सर्वनाश, उसके बाद फिर जर्मनी में लौटकर आना और पहले ब्रिटेन और फ्रांस के साथ समझौते करना और उनके उपनिवेशों में जो उनके खिलाफ युद्ध चल रहे हैं उन युद्धों को कमजोर करना, उन संघर्षों को कमजोर करना, और उसके बाद सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला हिटलर के साथ युद्ध संधि। एक ऐसी युद्ध संधि जिसके दो प्रोटोकॉल थे। पहले प्रोटोकॉल में यूरोप पर हमला था, यूरोप में दखल था, और दूसरे प्रोटोकॉल में यूरोप के साथ साथ, बचे हुए यूरोप के साथ साथ अफ्रीकी कॉन्टिनेंट पर, अफ्रीकी महाद्वीप पर हमला था। ये एक ऐसा प्लान था जो विश्व विजय का प्लान था, जिसको जो है हिटलर और स्टालिन ने मिलकर तैयार किया था। तो ये जो अगस्त 1939 की हिटलर स्टालिन की सैनिक संधि है, ये बड़ी महत्वपूर्ण सैनिक संधि है। इस हिटलर स्टालिन सैनिक संधि का चूंकि ट्रॉट्स्की विरोध कर रहा था, इसलिए लियोन ट्रॉट्स्की के ऊपर जो है मैक्सिको में, उस समय वो निष्कासित होकर रह रहा था मैक्सिको में जर्मन खुफिया पुलिस गेस्टापो और स्टालिन की पुलिस एनकेवीडी ने मिलकर उसके ऊपर हमला किया। स्टन गनों से उसके घर पर हमला किया गया, लेकिन इस हमले में ट्रॉट्स्की बच गया, उसकी पत्नी और बच्चे भी बच गए, वे पलंग के नीचे छिप गए थे, और इतने में जो गार्ड्स थे वे आ गए थे। तो उस हमले में वे बच निकले, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद ट्रॉट्स्की पर दूसरा हमला हुआ स्टालिन के निर्देश पर, और इस बार ट्रॉट्स्की के सिर में हिमकुदाल धसा दी गई, हिमकुदाल गाड़ दी गई और उसकी हत्या कर दी गई ट्रॉट्स्की की। अगले दिन ट्रॉट्स्की की मृत्यु हो गई 1940 में, सितंबर 1940 में। तो एक साल इस संधि के बाद लगभग लियोन ट्रॉट्स्की जीवित रहा, और एक साल वो इस संधि का विरोध करता रहा। ट्रॉट्स्की स्पष्ट था कि किसी भी तरह से फांसीवाद और समाजवाद के बीच में संधि नहीं हो सकती, सोवियत संघ हिटलर के साथ संधि नहीं कर सकता। लेकिन स्टालिन ने संधि की, और इस संधि का विरोध करने के चलते जर्मनी और सोवियत संघ ने, स्टालिन और हिटलर ने मिलकर लियोन ट्रॉट्स्की की हत्या करा दी। लियोन ट्रॉट्स्की की हत्या क्रांतिकारी इतिहास को एक बहुत ही महत्वपूर्ण धक्का था। ये लियोन ट्रॉट्स्की था जिसके जरिए सोवियत क्रांति का, कहा जाए कि अंतिम बड़ा नेता था जो बचा हुआ था। जिन नेताओं ने क्रांति की थी उसे नेतृत्व दिया था, उनमें से लियोन ट्रॉट्स्की था जो अभी बचा हुआ था। तो लियोन ट्रॉट्स्की की भी 1940 में जो है हत्या कर दी गई। मैंने आपको बताया कि 1939 में हिटलर के साथ संधि करके उसके दो प्रोटोकॉल में ये युद्ध संधि हुई थी, जिसमें पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से विश्व विजय का उनका कार्यक्रम था स्टालिन और हिटलर का, कि पूरी दुनिया को जीतकर आपस में जो है उसे बांट लेंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक कार्यक्रम था जिसने पूरी दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की आग में झोंका। लेकिन हिटलर बेवकूफ़ नहीं था। स्टालिन हिटलर पर पूरी तरह से भरोसा कर रहा था, और उसका भरोसा इतना मजबूत था कि उसने जर्मनी के बॉर्डर पर अपना विमान बनाने का, हवाई जहाज बनाने का कारखाना लगा दिया था। और जब जर्मन राजदूत जो है, जर्मनी में जो सोवियत संघ का राजदूत था, वो स्टालिन को इस बात की पूर्व सूचना दे रहा था, उसे वार्निंग दे रहा था कि हिटलर जो है वो हमला करेगा, तो स्टालिन ने न सिर्फ उस राजदूत को वहां से हटा दिया, बल्कि हिटलर को उसकी सूचना दे दी बाद में। और स्टालिन इस बात के ऊपर किसी भी तरह से विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था कि हिटलर जो है वो सोवियत संघ पर हमला कर सकता है। उससे पहले जर्मनी में जो छिपे हुए कम्युनिस्ट थे, जर्मनी में जो छिपे हुए सोवियत संघ के खुफिया एजेंट थे, उन सब की फहरिस्त स्टालिन ने हिटलर के हाथ में पकड़ा दी थी, और बदले में हिटलर ने सोवियत संघ के अंदर छुपे हुए जर्मन जो सोवियत संघ के शत्रु थे, जर्मन फासिस्ट थे और तमाम लोग थे, उनकी लिस्ट जो है हिटलर ने
स्टालिन के हाथ में पकड़ा दी थी। तो स्टालिन और हिटलर की ये जो दोस्ती थी, लेकिन ये लंबे समय नहीं टिकी। 1941 में हिटलर ने स्टालिन को धोखा देते हुए सोवियत संघ पर हमला कर दिया। जब 1941 में सोवियत संघ पर हमला कर दिया तो अब स्टालिन के पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि स्टालिन, आपको बता दें कि उससे पहले 1937 और 38 तक रूस में, जैसा मैंने बताया कि फेक मॉस्को ट्रायल्स में तमाम नेताओं को फंसाकर, पार्टी और लाल सेना के तमाम नेताओं को फंसाकर उन्हें गोलियां मार चुका था। पूरी पार्टी नेतृत्व का और लाल सेना के नेतृत्व का सफाया कर चुका था और दसियों लाख लड़ाकों को, पार्टी के और लाल सेना के लड़ाकों को खत्म कर चुका था। उन्हें या तो फांसी दे चुका था या उन्हें झूठी हिरासत में मार चुका था। तो दसियों लाख लोगों का उस समय तक सफाया हो चुका था और सोवियत संघ बहुत कमजोर हो चुका था। लाल सेना को बड़ा धक्का पहुंचाया गया था, उसकी ताकत को बहुत कमजोर कर दिया गया था। और जब 1941 में हिटलर ने हमला किया सोवियत संघ पर, तो उसका मुकाबला करने के लिए वो लाल सेना मौजूद तो थी जिसे लियोन ट्रॉट्स्की ने संगठित किया था। लाल सेना का संगठनकर्ता लियोन ट्रॉट्स्की था, तो वो लाल सेना मौजूद तो थी, लेकिन स्टालिन ने उसे बहुत कमजोर कर दिया था और इसलिए अब स्टालिन जो है वो डर भी गया था। स्टालिन को इस बात का डर हो गया था कि ये जो हिटलर का हमला है सोवियत संघ पर, ये फैटल ना साबित हो जाए, ये पूरी तरह से मारक ना साबित हो जाए। और इसे लेकर अब स्टालिन जो है फिर से फ्रांस और ब्रिटेन के साम्राज्यवादियों की तरफ मुड़ा। उसने फिर फ्रांस और ब्रिटेन के साथ संबंध कायम किया, उनके साथ समझौता किया, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ, उनके साथ युद्ध संधि की जर्मनी के खिलाफ। और अब उसने फ्रांस और ब्रिटेन की जो कॉलोनीज थी उनके अंदर फिर से उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष को रोक दिया। और इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव जिन देशों पर पड़ा उनमें से भारत भी एक था, जिसमें सीपीआई को उसने मजबूर किया कि वो स्वतंत्रता आंदोलन से गद्दारी कर दे और ब्रिटिश हुकूमत के साथ मिल जाए, उसकी खुफियागिरी करे। स्टालिन की ये जो लाइन थी, इसने पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों को धक्का पहुंचाया, उपनिवेशवादी संघर्षों से घात कर दिया। और इस तरह से जो संघर्ष की लगाम थी, क्रांति थी, जिससे गांधीवादियों का प्रभाव जो है वो शून्य हो चला था और कम्युनिस्ट पार्टी क्रांति की अगली कतारों में आ गई थी। इस स्थिति को पूरी तरह से स्टालिन की इस नीति ने फिर से उलट दिया। 1942 में उसने फिर से कम्युनिस्ट पार्टियों को, जो फ्रांस और ब्रिटेन के अंदर ही नहीं, इन दो देशों में नहीं बल्कि इनके उपनिवेशों में भी, इनकी कॉलोनीज में भी जो कम्युनिस्ट पार्टियां मौजूद थी, उसको स्टालिन ने इनके पीछे बांध दिया, इनके साथ बांध दिया। और इनके पीछे बांधकर स्टालिन ने पूरी तरह से विश्व समाजवादी क्रांति का एक बार फिर गला काट दिया, क्रांतियों को असंभव बना दिया। भारत में क्रांति के उठते हुए वेग को, जो 40 के दशक, 30 के दशक के अंत और 40 के दशक के शुरू में उठ रहा था, उसे सीपीआई की गद्दारी ने, सीपीआई के घात ने, स्टालिनवादी सीपीआई के घात ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया और क्रांति की लगाम जो है वो गांधीवादियों के हाथ में दे दी। इसी तरह से इंडो चाइना में और तमाम जगहों पर जहां भी फ्रांस और ब्रिटेन की कॉलोनियों में संघर्ष चल रहे थे, उन्हें खत्म कर दिया गया। फ्रांस और ब्रिटेन के अंदर भी, इन दोनों देशों के अंदर पूरी तरह से, आप जानते हैं फ्रांस में किस तरह से ब्लम की सरकार के पीछे बांध दिया गया कम्युनिस्ट पार्टी को, उसके मातहत कर दिया गया। तो वहां भी इन दोनों देशों में, उनकी कॉलोनियों में पूरी तरह से उसे खत्म कर दिया गया। और इससे पहले जब हिटलर के साथ स्टालिन ने दोस्ती की थी, तो जर्मनी, जापान और इटली जैसे देशों में जो फासिस्ट देश थे, ध्रुवी देश थे, उनके अंदर इसी तरह से संघर्षों का गला काट दिया गया था। और जैसा मैंने बताया, इस हद तक संघर्षों का गला काट दिया गया था कि जो अंडरग्राउंड था, कम्युनिस्ट अंडरग्राउंड था, उसकी लिस्टें भी जो है हिटलर जैसे शासकों को सौंप दी गई थी। तो ये स्टालिन की नीति थी। दूसरे विश्व युद्ध में जो लेनिन की नीति के ठीक उलट थी, लेनिन ने जो प्रथम विश्व युद्ध में नीति अपनाई थी वो ये थी कि किसी भी कीमत पर किसी भी साम्राज्यवादी शक्ति के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। लेनिन को बहुत बड़े इलाके रूस के युद्ध से बाहर निकलने की वजह से देने पड़े थे, क्योंकि नई सोवियत सत्ता ने
युद्धबंदी घोषित की थी, इसलिए जर्मनी ने उससे उसकी बहुत भारी कीमत वसूली थी। लेनिन ने कहा कि हम कीमत दे देंगे, हम किसी भी कीमत पर किसी साम्राज्यवादी शक्ति के साथ समझौता नहीं करेंगे। लेकिन हम देखते हैं दूसरे विश्व युद्ध में स्टालिन लेनिन की इस नीति के ठीक विपरीत दूसरे विश्व युद्ध में वो एक या दूसरी साम्राज्यवादी ताकत के साथ जो है चिपका रहता है, किसी ना किसी इंपीरियलिस्ट कॉलोनियलिस्ट ताकत के साथ चिपका रहता है सारे इसमें, और उसका हथियार बना रहता है। इस जिगजैग ने फ्रांस और ब्रिटेन से जर्मनी की तरफ और जर्मनी से फिर फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ, और इस तमाम नीति ने पूरी तरह से जो है विश्व पूंजीवाद को स्थिर कर दिया और क्रांतियों का गला काट दिया। दूसरे विश्व युद्ध में क्रांतियों की जो उठती हुई लहर थी उसको पूरी तरह से इसने खत्म कर दिया। और इसी बीच में इन साम्राज्यवादियों को खुश करने के लिए 1942 में स्टालिन ने कॉमिंटर्न को भंग कर दिया, जो विश्व सरबराह की पार्टी थी जिसका निर्माण लेनिन और ट्रॉट्स्की ने क्रांति के लिए किया था, विश्व समाजवादी क्रांति के लिए किया था। तो इन साम्राज्यवादी नेताओं को खुश करने के लिए उसे भंग कर दिया, बिना किसी आधार के, बिना किसी से बात किए, बिना किसी सहमति बनाए। दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच भी उस कॉमिंटर्न को भंग कर दिया गया और कम्युनिस्ट पार्टियों को पूरी तरह से फ्रांस और ब्रिटेन के पूंछ से बांध दिया गया, दोनों साम्राज्यवादियों की पूंछ से बांध दिया गया। तो 1942 आते आते सीपीआई की गद्दारी ने भारत में क्रांति का सफाया कर दिया और तमाम दुनिया में ये जो है क्रांतियों का सफाया हो गया। और इस दौर में, ये जो दौर था दूसरे विश्व युद्ध का, इस दौर में पूरी तरह से स्टालिन जो है वो इन साम्राज्यवादियों की पूंछ पर बैठा रहा। और ये विश्व युद्ध खत्म होते होते, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते होते दुनिया का स्टालिन ने और जो पूंजीवादी ताकतें थी, साम्राज्यवादी ताकतें थी, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका मित्र शक्तियां थी, उन्होंने मिलकर, इन चारों शक्तियों ने मिलकर दुनिया को आपस में बांट लिया। सब जगह क्रांतियों का दमन कर दिया गया। और इस बंटवारे में, जो आप जानते हैं कि तेहरान और पोट्सडैम की संधियों के रूप में सामने आया, इस बंटवारे में जो दुनिया के पिछड़े हुए हिस्से थे, किसानी हिस्से थे, वो स्टालिन के हिस्से में आए, जिसमें पूर्वी यूरोप और चीन शामिल था। वो स्टालिन के हिस्से में छोड़ दिए साम्राज्यवादी ताकतों ने। और जो उन्नत हिस्से थे उसका जो इंडस्ट्रियल हिस्सा था, जिसमें पश्चिमी यूरोप था, वो पूंजीवादी साम्राज्यवादी ताकतों के हिस्से में आया। और दोनों के बीच में एक करार हो गया कि ना तो सोवियत संघ इन हिस्सों में कोई दखल देगा और ना ये हिस्से सोवियत संघ के प्रभाव वाले क्षेत्र में कोई दखल देंगे। जिसका मतलब था कि तमाम साम्राज्यवादी दुनिया में क्रांतियों को पूरी तरह से उन्हें छोड़ दिया गया, उनसे हाथ खींच लिया गया। तो सोवियत संघ का उसकी जो एक भूमिका थी, जिस मकसद के लिए लेनिन और ट्रॉट्स्की ने सोवियत संघ की स्थापना की थी, कॉमिंटर्न की स्थापना की थी, कि हम इनके जरिए क्रांतियों को आगे बढ़ाएंगे, सोवियत संघ को क्रांति के किले के रूप में इस्तेमाल करेंगे, उस सारे प्रोजेक्ट को धूलिसात कर दिया गया, उसे धूल में मिला दिया गया। स्टालिन के तहत अब इस सब से हाथ खींचते हुए स्टालिन का एकमात्र उद्देश्य अब क्रेमलिन में अपनी सत्ता को सुरक्षित करना था। सिर्फ वहां बैठ कर के उसके फ्रूट्स जो हैं, उसके फल जो हैं, वो निगलना था। वो सोवियत संघ के अंदर अपने विरोधियों का सफाया कर चुका था। दसियों लाख लोग उसने मौत के मुंह में उतार दिए थे। और ये जो स्टालिन, जिसको स्टालिनवादी जो है फौलादी आदमी कहते हैं, इसने अपने फौलादी पंजे का इस्तेमाल पूरी तरह से एक जल्लाद के रूप में समाजवादी क्रांति को, समाजवादी संघर्ष को दुनिया भर में उसे कुंद करने के लिए, उसका गला घोट देने के लिए जो है किया था। उसके बाद वह तरह तरह के षड्यंत्र रचता रहा। जैसे आप जानते हैं कि ड्राइफस का मुकदमा बनाया गया, जिसमें बहुत सारे डॉक्टरों को फंसा दिया गया कि वो डॉक्टर मिलकर स्टालिन को मारना चाहते थे। और आखिर में ये आदमी अपनी अय्याशियों में और तमाम चीज़ों में इस तरह से पागल हो गया कि उसे ये समझ नहीं रही कि वो क्या कर रहा है। इससे पहले एक व्यक्ति के तौर पर हम उसके चरित्र पर जब नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि उसने जो है अपनी
एल्यूलेवा ने आत्महत्या कर ली। उसकी दूसरी पत्नी थी, उसकी पहली पत्नी की भी जो मृत्यु है वो रहस्यमयी स्थितियों में हुई थी, उसके बारे में पता नहीं चल सका। लेकिन उसकी जो दूसरी पत्नी थी नदेज़दा एल्यूलेवा, उसने अपने आप को गोली मार ली थी। गोली मारकर उसने आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्महत्या के पीछे बहुत ही स्पष्ट कारण था, और जिस कारण में और ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी। उसकी बेटी स्वेतलाना ने बताया कि वो किस तरह से स्टालिन अपनी पत्नी और बेटी के साथ मिसबिहेव करता था, उनके साथ उन पर अत्याचार करता था। और इसके अलावा मोलोतोव, जो उसका बहुत ही खास दायां हाथ था स्टालिन का, उसकी पत्नी जेमचुजिना, उसने भी अपने मेमोइर्स में लिखा, जब वो जेल से आज़ाद हुई स्टालिन की मृत्यु के बाद, उसने अपने मेमोइर्स में लिखा कि किस तरह से स्टालिन जो है अपनी पत्नी पर अत्याचार किया करता था। और ये जो जेमचुजिना थी, मोलोतोव की पत्नी थी, ये उसकी पत्नी की मदद किया करती थी। तो इस मदद से स्टालिन इतना खफा था कि जब सत्ता पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई तो उसने मोलोतोव की पत्नी को, जेमचुजिना को 5 साल की कैद में डाल दिया था। पहले आरोप लगाया लेकिन वो आरोप साबित नहीं हो सका। उसके बाद उसने दूसरा आरोप लगाया कि जेमचुजिना जो है वो हिटलर की एजेंट है, और ये आरोप लगाकर जेमचुजिना को जेल में डाल दिया। मोलोतोव ने स्टालिन के पैर पकड़े कि वो उसकी पत्नी है और वो किसी भी तरह से हिटलर की एजेंट नहीं है, लेकिन स्टालिन नहीं माना, उसे 5 साल की जेल में डाला। स्टालिन की मौत के बाद मोलोतोव की पत्नी जेमचुजिना जो है वो जेल से बाहर आई, और यहाँ वो मोलोतोव को टेस्ट भी कर रहा था कि अगर वो अपनी पत्नी जेमचुजिना के जेल जाने पर विरोध करता है तो निश्चित रूप से स्टालिन जो है वो मोलोतोव को भी गोली मार देता। तो मोलोतोव ने जो है इस बात को, उसके जेल जाने को स्वीकार कर लिया, सिर झुका लिया, और इस तरह से मोलोतोव ने स्टालिन से अपनी जान बचाई। उससे पहले आप जानते हैं कि किस तरह से उसने तमाम नेताओं को अपने यातना ग्रहों में, शीर्ष नेताओं को, बुखारिन, कामेनेव, जिनोवेव जैसे नेताओं को अपने यातना ग्रहों में यातनाएं दी थी, उनके नाखून तक उखाड़ दिए थे, और उनको भयंकर यातनाएं देकर उनसे जो है कबूलनामे लिखवाए थे, और ऐसे झूठे कबूलनामे लिखवाए थे जो बाद में पूरी तरह से झूठे साबित हुए। तो ये स्टालिन का पूरा उसका चरित्र था, और इस चरित्र को महिमा मंडित करने के लिए देखिए किस तरह की कहानियां स्टालिनवादी बनाते हैं। एक कहानी उन्होंने इस बात पर तो पर्दा डाल दिया, इस बात पर तो धूल डाल दी कि किस तरह से उसने अपनी पत्नी को दुखी किया और उसकी पत्नी ने आत्महत्या की। और एक कहानी बनाई कि उसका जो बेटा याकूब था उसे जो है जर्मन सेनाओं ने पकड़ लिया, और स्टालिन ने उसके बदले उनके सैनिक छोड़ने से, उनके जो सैनिक अफसर हैं उन्हें छोड़ने से मना कर दिया। तो ये कहानी बहुत ही झूठी कहानी थी। वास्तविकता यह है कि याकूब जो है वो स्टालिन की पहली पत्नी का बेटा था, जिससे स्टालिन घृणा करता था, और इस कदर घृणा करता था कि एक बार याकूब ने जब अपने सिर में गोली मारी और वो बच गया, तो स्टालिन ने कहा कि इस याकूब को कोई भी काम ठीक से करना नहीं आता, वो अपने सिर में गोली भी ठीक से नहीं मार सकता, आत्महत्या भी ठीक से नहीं कर सकता। यही याकूब आगे चलकर इसे जो है जब जबरन भर्तियां की जा रही थी रूसी सेना में, तो याकूब को भी भर्ती होना पड़ा। और याकूब ने, उसे पकड़ा नहीं था जर्मन सेना ने, आपको बता दें, याकूब ने अपनी पत्नी के कहने पर जर्मन सेना के सामने इसलिए सरेंडर किया था ताकि उसे वापस सोवियत संघ, स्टालिन के सोवियत संघ में न जाना पड़े। ये याकूब था जो स्टालिन की पहली पत्नी से पैदा हुआ बेटा था, और दूसरी पत्नी से पैदा हुई उसकी बेटी थी स्वेतलाना, जो घर से भाग गई थी, भारत आ गई थी। और स्वेतलाना ने अपने मेमोइर्स लिखे थे कि किस तरह से स्टालिन जो है बच्चों पर और अपनी पत्नी पर जो है जुल्म किया करता था, और किस तरह का वो आदमी था, उसके बारे में स्वेतलाना ने खुलासा किया था। याकूब का मैंने आपको उदाहरण दिया। और ये स्टालिनवादी किस तरह के झूठ प्रचारित करते हैं, मैं आपको स्टालिन के बारे में बताता हूं किस तरह के झूठ प्रचारित करते हैं। बिगुल ने, जो स्टालिनवादियों का एक झूठ का पुलिंदा है, उसने जो है एक पोस्ट छापी जिसमें उसने कहा कि 1942 के हवाले से 50 के दशक में उसने कहा कि एक अनाज की खेप लेकर एक जहाज जो है वो सोवियत संघ का जा रहा था, और कहीं और जा रहा था, जिसे स्टालिन ने कहा कि इसे भारत में भूखे लोगों के लिए भेज दो, और उसके कारिंदों ने कहा कि अभी दस्तावेज तैयार नहीं है, तो स्टालिन ने कहा कि दस्तावेज इंतजार कर सकते हैं लेकिन भूख इंतजार नहीं कर सकती। तो ये मनगढ़ंत कहानी है, ये मनगढ़ंत कहानी है जिससे एक भारतीय राजनयिक का भी नाम जोड़ा गया।
लेकिन ऐसा कोई राजनयिक नहीं है और ऐसा कोई वाक़ा नहीं हुआ उसके साथ जो है कि स्टालिन ने यह कहा हो कि दस्तावेज इंतजार कर सकते हैं और भूख इंतजार नहीं कर सकती। ये पूरी एक मनगढ़ंत झूठी कहानी बनाई गई थी। इसी तरह से एक और झूठी कहानी बनाई गई जिसमें चर्चिल को लेकर एक पोस्ट बनाई गई कि 1942 में चर्चिल जब यहाँ आया और रूस आया और स्टालिन से मिला तो स्टालिन की पत्नी ने जो है उसके लिए खाना बनाया, तो चर्चिल बाद में देखकर हैरान रह गया कि स्टालिन की पत्नी इतना काम करती थी। और पोस्ट लिखने वाले को यह नहीं पता था कि स्टालिन की पत्नी उससे 10 साल पहले ही आत्महत्या कर चुकी थी। 1942 में स्टालिन की कोई पत्नी नहीं थी। तो ये झूठी फर्जी पोस्ट बनाई, बिगुल ने छापा। तो ये इस तरह की जो फर्जीवाड़े हैं, और आपने देखा ये पोस्ट जो है बहुत सर्कुलेट हुई हैं, दोनों पोस्ट जो है स्टालिनवादियों ने बहुत सर्कुलेट की है। तो ये इस तरह की जो फर्जीवाड़ा है, इस तरह की जो झूठी पोस्ट है, ये स्टालिनवादी जो है लगातार बना बना कर जो है उन्हें छापते रहते हैं स्टालिन को महिमा मंडित करने के लिए। और ये स्टालिन है जो क्रांति का जल्लाद है, उसे जो है उसकी वास्तविकता को छिपाकर, उसके जीवन को छिपाकर ये इस तरह की पोस्ट बनाते हैं। वे जो हैं ख्रुश्चेव को स्टालिन के खिलाफ खड़ा करते हैं, जबकि आपको बता दें कि जो ख्रुश्चेव था ये स्टालिन का दायां हाथ था। और ये ख्रुश्चेव था जिसे स्टालिन ने अपनी पत्नी की जासूसी पे, ये जो नादेज़्दा एल्यूडियोवा थी, इसकी जासूसी पर लगाया हुआ था। मॉस्को के टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में जहां ये पढ़ती थी, वहां इसकी जासूसी करने के लिए ख्रुश्चेव को लगाया हुआ था। ख्रुश्चेव इसी की क्लास में पढ़ा करता था। तो ख्रुश्चेव जो है वो विरोधी नहीं था स्टालिन का। ये बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं स्टालिनवादी। स्टालिन की अंतिम सांस तक ख्रुश्चेव जो है उसका भक्त रहा, उसका स्वामी भक्त रहा। और बाद में अपनी खाल बचाने के लिए स्टालिन की मौत के बाद वो स्टालिन के खिलाफ बोला। तब भी ख्रुश्चेव ने कभी भी ट्रॉट्स्की के पक्ष में नहीं बोला, और ख्रुश्चेव ने कभी भी स्टालिन की बुनियादी नीतियों का विरोध नहीं किया। उसने कभी भी एक देश में समाजवाद के प्रोजेक्ट का विरोध नहीं किया स्टालिन की बुनियादी नीतियों से ख्रुश्चेव पूरी तरह से सहमत था। ख्रुश्चेव ने स्टालिन की जो आलोचना की वो बहुत ही सतही और फर्जी आलोचना थी, बहुत सतही आलोचना थी, जिससे स्टालिनवाद का कुछ बिगड़ता नहीं था। तो ये स्टालिन के जो है अपने आप में पूरा उसका अपराधी इतिहास था, उसके कुकर्म थे, जिसके अंदर स्टालिन जो है उसने क्रांति का गला काट दिया। न सिर्फ सोवियत संघ में क्रांति का गला काट दिया, बल्कि दुनिया भर में गला काट दिया। और लियोन ट्रॉट्स्की की भविष्यवाणी जो उसने 1929 में की थी, उसने कहा था कि स्टालिन की लीडरशिप में, स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ पहले गले सड़ेगा। उसने कहा था कि उसके बाद ये नष्ट होगा। तो हमने देखा कि ठीक उसी तरह से जैसे ट्रॉट्स्की ने भविष्यवाणी की थी सोवियत संघ के बारे में, तो सोवियत संघ उस तरह से नष्ट होता चला गया स्टालिन की लीडरशिप में। और अंत में आपने देखा किस तरह से 1954 में 2 बोतल वोडका गटक्कर, ये जो सियार था जिसने क्रांति को चिंदी चिंदी कर दिया था, सोवियत क्रांति को, जिसने विश्व समाजवादी क्रांति की धज्जी उड़ा दी थी, ये सियार अपने बेड से, अपने डबल बेड से नीचे गिरा। 2 बोतल वोडका गटक्कर नीचे पड़ा पाया और वहां जो है तड़प तड़प कर मरा। इसको डॉक्टर्स ने भी हाथ लगाने से मना कर दिया, क्योंकि उससे कुछ ही समय पहले ये डॉक्टरों पर एक षड्यंत्रकारी मुकदमा, एक ड्राइफस मुकदमा चला चुका था, जिसमें सोवियत संघ के बड़े बड़े डॉक्टरों को फंसा दिया था इसने। तो किसी डॉक्टर्स ने भी उसको हाथ लगाने से मना कर दिया और इसकी जो है अपने मलमूत्र में भीग कर ये जो है वहां पड़ा रहा और इसकी बड़ी दर्दनाक मौत हुई इस सियार की।